हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार ह्यूमन फिजियोलॉजी के लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन और आज है बच्चों इसका लेक्चर थर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर वन जिसके अंदर मैंने आपको हाइपोथैलेमस पढ़ाया था, लेक्चर टू जिसके अंदर मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाई थी, और आज लेक्चर थर्ड में मैं सबसे पहले तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हार्मोन बच गया था बेटा, कौन से, गोनेडोट्रोफिन बच गया था, उसे उसके बारे में बताऊंगा। देन उसके बाद हम थायराइड ग्लैंड आज शुरू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सारी चीजें रिवाइज कर रहे होंगे, आपको एक एक ग्लैंड का फंक्शन याद हो गया होगा जितना भी मैंने अब तक आपको बताया है, और आपके सारे कंसेप्ट अब तक के क्लियर होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत बेहतरीन चल रहा होगा प्रीवियस चैप्टर्स का जो मैंने आपको कराए हैं। ठीक, तो आज का लेक्चर जो है कमाल का होगा, शानदार होगा। आपको पता लगेगा कि भाई किस तरीके से थायराइड जो है बच्चा, आप थायराइड ग्लैंड के बारे में जानोगे, आप थायराइड हार्मोन के बारे में जानोगे, T3 और T4 के बारे में जानोगे। ठीक, और अगर किसी भी बच्चे को हमारे लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए तो उसे कुछ नहीं करना है, उसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहां पर उसे सारे के सारे जो हैं नोट्स मिल जाएंगे, यानी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, अब जरूरी क्यों है, क्योंकि बच्चों खुद ही के नोट्स जब हम बनाते हैं तभी हमें सारी की सारी चीजें अच्छे से याद होती हैं, तो कुछ खुद से लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक, और आप चाहो तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो और बाद में जो है शॉर्ट नोट्स अपने हाथ से बना सकते हो, वो भी पढ़ने का एक अच्छा तरीका है। ठीक, अब आप टेलीग्राम चैनल पर कैसे पहुंचोगे, आपको जो है यहाँ पर क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आप इसको स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर भी आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलो आओ आज का लेक्चर जो है अब हम शुरू करते हैं। इतनी ही इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी और आज का बेहतरीन लेक्चर शुरू करते हैं। आज का मैं लेक्चर शुरू करूं इससे पहले, क्या आपको याद है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उसका एक हार्मोन है जिसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या करता है, थायराइड ग्लैंड के पास जाता है और उसे स्टिमुलेट करता है सीक्रेशन एंड रिलीज के लिए, किसके लिए, थायराइड हार्मोन के लिए। तो अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो ये ये देखो हमारा ये प्रीवियस लेक्चर है, इसके अंदर देखो मैंने लिखा था TSH क्या करता है बच्चों, TSH स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, किसके लिए, सीक्रेशन ऑफ, ये जो थायरोक्सिन मैंने लिख दिया था बच्चों ये गलत लिख दिया, यहाँ पर आएगा थायराइड हार्मोन और सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, जो कि आपके होते हैं बच्चा कौन से, T3 एंड T4। तो मैं हटता हूं एक बार, तो यहाँ पर जब मैंने आपको थायरोक्सिन लिखा दिया था वो जल्दबाजी में मैंने लिखा दिया था, आज आपको पता लगेगा हम थायरोक्सिन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से थायरोक्सिन को इरेज कर दोगे और जो है वहां पर थायराइड जो है सही कर लोगे। ठीक, ये आपको करेक्शन करना है, लेक्चर टू में मैंने आपको ये कराया था। ठीक, तो चलो आओ आज का लेक्चर जो है अब हम बच्चों शुरू करते हैं। देखो अब देखो, मैंने कहा था बच्चों आपके कितने हार्मोन्स हो गए थे, आपके शायद मैंने 5 तक करा दिए थे, हाँ प्रोलैक्टिन तक आपका हो गया था मामला। अब जरा आगे देखो, अब हम बात करेंगे बच्चों 6 हार्मोन के बारे में जो कि होता है गोनेडोट्रोफिन्स। और गोनेडोट्रोफिन में आपके आते हैं 2 हार्मोन, एक आता है आपका FSH, एक आता है आपका LH। FSH को कहते हैं फॉलिकल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब सबसे पहले हम समझते हैं गोनेडोट्रोफिन्स। देखो इसमें एक शब्द आ रहा है गोनेड, क्या होता है सर गोनेड, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, एक्चुअली में आपके जो बॉडी है उसके अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि आपके गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब मेल के अंदर जो गैमीट प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं टेस्टिस, और फीमेल के अंदर जो गैमीट प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं बच्चा क्या, ओवेरी। यानी कि जो आपकी टेस्टिस है और आपकी ओवेरी है उसको हम कहते हैं गोनेड्स, और इनके ऊपर जो काम करता है हार्मोन उसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोफिन। क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है या ना, पीआई गोनेट्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गन जो आपका जो है बेटा गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं गोनेट्स। जैसे कि बेटा मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर होता है ओवेरी, और इनके ऊपर जो हार्मोन असर करता है और फिर इनसे डिफरेंट फंक्शंस कराता है उसको हम कहते हैं बच्चा गोनेडोट्रोफिन, जो कि होते हैं बच्चा आपके FSH और आपके LH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो आप जो है नंबर 6 डालोगे और जो है अब लिखना शुरू करोगे। क्या करोगे, आप जो है यहाँ पर डालोगे बच्चा नंबर 6, जिसके अंदर आप लिखोगे गोनेडोट्रोफिन्स।
आप लिखोगे गोनेडोट्रोफिन्स, गोनेडोट्रोफिन्स। तो इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन आते हैं? तो बच्चा इसके अंदर आते हैं आपके दो हार्मोन। एक आता है बच्चा आपका एफएसएच। टेंशन मत लेना, अभी इसको जो है मैं एफएसएच का फंक्शन बताऊंगा, मेल के अंदर क्या है, फीमेल के अंदर क्या है। एलएच का फंक्शन भी बताऊंगा, मेल के अंदर क्या है, फीमेल के अंदर क्या है। ठीक, तो वहीं पर मैं इसकी जो है फुल फॉर्म लिख दूंगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच को हम कहते हैं बच्चों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, आपको गोनेडोट्रोफिन का मतलब समझ में आ गया, बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। अब मैं जो है यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ गोनेट्स क्या होते हैं। आपको पता है गोनेट्स एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि प्रोड्यूस करता है बच्चा गैमेट्स। अब मेल के अंदर जो है इसका नाम अलग है, फीमेल के अंदर इसका नाम बच्चा क्या है, अलग है। मेल के अंदर क्या कहते हैं इसको, क्या बच्चों मेल का साइन यही होता है? बिल्कुल होता है। और मेल के अंदर इसको कहा जाता है टेस्टिस। मेल के अंदर इसको कहते हैं बच्चा आपका टेस्टिस। और फीमेल के अंदर गोनेट्स क्या है बच्चा, वो है आपकी ओवेरी। तो यहाँ पर फीमेल का साइन बना दूं, क्या गोला के नीचे प्लस लगाते हैं यही फीमेल का साइन होता है? बिल्कुल। तो क्या आपको ये क्लियर हो गया, हाँ या ना? अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो अब मैं जो है पहले हम बात करेंगे एफएसएच के बारे में, और मैं बताऊंगा एफएसएच का मेल के अंदर क्या रोल है और फीमेल के अंदर क्या रोल है, राइट। तो सबसे पहले अब आप यहाँ जो है नंबर 1 डालोगे और यहाँ पर लिखोगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप लिखोगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि एफ एस एच। आपको समझ में आ गया एफ एस एच? अब जरा देखें, एफ फॉर फॉलिकल, एस फॉर आपका स्टिमुलेटिंग, एच फॉर हार्मोन। अब जरा देखें एफ एस एच का रोल मेल और फीमेल में। एक बात बताओ, मेल के अंदर क्या मेल जो है स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं? बिल्कुल सर, वही उनका गैमीट है, राइट। अब सुनना, क्या स्पर्म फॉर्म करने की कोई प्रोसेस होती होगी? बिल्कुल होती होगी, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। जी हाँ, जो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है बच्चा, उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स के अंदर कराता है, ये कौन कराता है बच्चा? ये कराता है आपका एफएसएच। ये एफएसएच एक्ट करता है किसके ऊपर बच्चा? आपकी टेस्टिस के ऊपर। और जो है आपका किसका फॉर्मेशन कराता है? आपके स्पर्म का। यानी कि मेल्स के अंदर एफएसएच का रोल है स्पर्मेटोजेनेसिस कराना, स्पर्म का फॉर्मेशन कराना। फिर सर मेल्स के अंदर, तो फिर सर फीमेल्स के अंदर क्या रोल होता है? तो सुनो बच्चों, फीमेल्स के अंदर गोनेड क्या है? ओवेरी है, बिल्कुल। तो ये जो एफएसएच है ओवेरी पर क्या करता है बच्चा? एक्ट करता है। और पता है क्या कराता है? फीमेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं बच्चा उसकी ओवेरी में फॉलिकल्स, राइट। उन फॉलिकल्स के अंदर होती है बच्चा आपकी ऊसाइट। ठीक है, अभी जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप जो है सब्र रखें, क्योंकि आपको आगे आने वाले इसी में ही चैप्टर में आपको ओवेरी के बारे में और पढ़ना है, और इसके अलावा जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे वहां आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक तरीके से आप ये समझिए कि जो ऊसाइट है ना बेटा, वही एग है। ठीक है, और जो है फॉलिकल ने क्या कर रखा है? उसको कवर कर रखा है आपके ऊसाइट को। तो होता क्या है बच्चा, इस फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है और इसकी ग्रोथ होती है। तो इसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किसके? फॉलिकल के जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है बच्चा आपका एफएसएच। तो क्या आपको रूल क्लियर हो गया एफएसएच का? मेल के अंदर क्या है, फीमेल के अंदर क्या है? फीमेल के अंदर एफएसएच का रोल ये है कि भैया फीमेल के ओवेरी में मिलती है आपको बच्चा क्या? फॉलिकल, जिसके अंदर प्रेजेंट है ऊसाइट। तो उस फॉलिकल का ग्रोथ और डेवलपमेंट कराने का जो जिम्मा लिया है वो लिया है आपके एफएसएच ने। और मेल्स के अंदर एफएसएच क्या करता है? ये जो है कराता है बच्चा टेस्टिस के अंदर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन। मुझे नहीं लगता किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट होगा, और अभी मैं फॉलिकल्स का डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आइए देखिए। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चों? आप यहाँ पर लिखोगे एफएसएच। अब देखो इस एफएसएच को इस तरीके से आप लिखोगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बच्चा मेल के केस में। तो मेल में किसके ऊपर एक्ट करेगा जाके बेटा? आपके किसके ऊपर एक्ट करता है? आपके टेस्टिस के ऊपर, इसलिए तो बेटा इसको गोनेडोट्रोफिन कहते हैं। और फीमेल में किसके ऊपर एक्ट करेगा? आपके ओवेरी में। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, बिल्कुल। देखो, अब जरा देख, तो जब ये क्या कराता है देख, ये जो है तेरा टेस्टिस में जाके क्या कराएगा? ये टेस्टिस में जाके ये स्टिमुलेट कराता है क्या? ये तेरा स्टिमुलेट कराता है बच्चा स्पर्मेटोजेनेसिस।
ये स्टिमुलेट कराता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो मैं हमेशा कहता हूँ ना, बायोलॉजी में टर्म्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो तो ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, एक है आपका स्पर्म, एक है आपका बेटा जेनेसिस। स्पर्मेटो मतलब बेटा इसका बात चल रही है इसकी स्पर्म से, ठीक, स्पर्मेटो मतलब। और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि जो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसी को हम कहते हैं क्या बच्चा, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये कराता है आपका बच्चा एफएसएच। तो सर ओवेरी में क्या हो रहा है, देख ओवेरी में हो रहा है तेरा बेटा, ये स्टिमुलेट करता है क्या, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, या फिर आप कह सकते हो ओवेरियन फॉलिकल। स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ, स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ किसका डेवलपमेंट कराता है बच्चा, आपके ओवेरियन फॉलिकल्स का। और अभी मैं फॉलिकल्स आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चा एक बार आप एलएच का और फंक्शन समझ लें, उसके बाद मैं आपको जो है प्रॉपर एक ओवेरी का डायग्राम दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको फॉलिकल्स दिखेंगे। और अभी जब मैं एलएच पढ़ाऊंगा तो वहां एक टर्म आएगी बच्चा ओव्यूलेशन, तो वो उसी डायग्राम में आपको ओव्यूलेशन भी क्लियरली दिखेगा। तो क्या आपको यहाँ पर एफएसएच का फंक्शन क्लियर हो गया बच्चों, हाँ या ना। और जिस भी बच्चे को नोट करना है वो क्या करेगा, वो यहाँ पर जो है बच्चा लेक्चर को जो है पॉज करेगा और जो है नोट कर लेगा, राइट। चलो देखो, अब हम इसके बाद बात करते हैं बच्चा आपके किसके बारे में, इसके बाद हम बात करते हैं आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में, यानी कि एलएच के बारे में। अब मैं जो है हटता हूं, पॉज करो और नोट कर लो, नोटेड। चलो देखो अब मैं आता हूं आगे, और अब आप यहां पर डालोगे हेडिंग बच्चा एलएच। आप जो है नंबर 2 इस तरीके से करिए, और यहाँ पे डालेंगे, आप लिखेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आप लिखेंगे बच्चा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे आप कहते हो बच्चा एलएच। अब जरा एलएच का भी फंक्शन जान लेते हैं भैया, मेल में क्या करता है, फीमेल में क्या करता है। देखो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए, एफएसएच और एलएच भैया मेल और फीमेल दोनों में ही एक्ट करते हैं, ठीक है। अब देख, इसको हम कहते हैं बच्चा प्यार से एलएच। अब देख, एलएच बेटा मेल में भी फंक्शन करेगा, फीमेल में भी करेगा। मेल के अंदर किस पे एक्ट करेगा बेटा, टेस्टिस के ऊपर, तभी तो गोनेडोट्रोफिन कहते हैं इसको। और फीमेल के अंदर किस पे एक्ट करेगा, आपके ओवेरी पे। अब मेल के अंदर जो एक्ट करता है टेस्टिस पे, क्या कराता है, पहली बात तो मेल के अंदर एलएच को एलएच नहीं कहते, एक अलग नाम से जाना जाता है, उसको हम कहते हैं बच्चा आपके ICSH। तो अब इसकी फुल फॉर्म भी सुनो, इसका होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब होता क्या है, जो आपकी मेल के अंदर टेस्टिस हैं उनके अंदर एक सेल मिलती है जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, या फिर उसी को कहा जाता है बच्चा लेडिक्स सेल्स। क्या समझ में आया आपको कि भैया जो आपके मेल होते हैं उनके अंदर जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस में आपको एक सेल देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल्स। अब ये जो लेडिक सेल्स होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल होती हैं, ये प्रोड्यूस करती है बच्चा क्या, एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं बेटा एंड्रोजन, समझ रहे हो। और वो है आपका टेस्टोस्टेरोन। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन जो है एंड्रोजन के अंदर आता है, यानी कि एंड्रोजन जो है एक लार्जर कैटेगरी है, और एंड्रोजन में जो है एक हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, जिसको प्रोड्यूस करता है कौन, इंटरस्टिशियल सेल या फिर आपकी लेडिक सेल। और ये किसके कहने पे करती है बेटा, ये करती है कहने पे किसके, ICSH। और ICSH का किसका नाम है, आपका LH का। LH को जो है मेल के अंदर क्या कहते हैं बच्चा, आपके ICSH। क्या आपको दिमाग में क्लियर हो गया भैया, LH का क्या कहा हमें मेल के अंदर, आपको ये भी याद रखना है मेल के अंदर LH को LH नहीं कहते, मेल के अंदर जो है LH को कहा जाता है आपका ICSH, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि एक ऐसा हार्मोन जो इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट कर रहा है। और स्टिमुलेट करके क्या फॉर्म करा रहा है, आपका प्रोडक्शन कर रहा है किसका बच्चा, आपके टेस्टोस्टेरोन का, जो कि एक एंड्रोजन है, राइट। अब ओवेरी के अंदर एलएच का क्या फंक्शन होता है, तो सुनो। अब देखो होता क्या है, ये जो बेटा फॉलिकल है ना, इस फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, और जब ये फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो इस फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट है क्या, आपका oocyte, जो कि है फीमेल गैमेट। यानी कि इस क्या होगा, एक तरीके से आप इस तरीके से समझो, अंडे के अंदर चूजा होता है ना, सेम वे में यहाँ कहानी ऐसी चल रही, फॉलिकल है, जब फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो तब क्या होता है, जिस तरीके से अंडा मैच्योर होने पर बेटा उसमें से फूट के निकल जाता है बाहर चूजा, सेम वे में होगा क्या, जब ये आपका जो है मैच्योर हो जाता है फॉलिकल, जिसको मैच्योर्ड फॉलिकल को कहा जाता है बच्चा ग्राफियन फॉलिकल, अभी बताऊंगा।
ठीक है। और जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे वहां तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है आपको ये सब कुछ। तो होता क्या है, जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है तो आपका वो जो ग्राफियन फॉलिकल है बेटा वो रप्चर कर जाता है और उसमें से जो है आपका क्या निकल जाता है, oocyte जो है बच्चा निकल जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं आपका ओव्यूलेशन। तो ये जो ओव्यूलेशन होता है इसको कौन कराता है, इस ओव्यूलेशन को कराता है एलएच। यानी कि ये एलएच जो है वो क्या करा रहा है बेसिकली बेटा, रप्चर कर रहा है ग्राफियन फॉलिकल को, जिससे कि आपका क्या हो सके, आपका ओव्यूलेशन हो सके। अब होता क्या है बच्चा, अब देख तेरा ओव्यूल जो है, जो ओव्यूलेशन है वो तेरा हो चुका है, यानी कि oocyte निकल चुका है। तो अब जो तेरा ये जो तेरा रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है ना बेटा, इसका जो बचा कुचा हिस्सा होता है पता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो जो है कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। और उस कॉर्पस ल्यूटियम को जो मेंटेन करता है वो करता है एलएच। अब ये मेंटेन क्यों होता है, इसके पीछे की क्या वजह है, वो तो देखो मैं अभी नहीं बता सकता आपको। रीजन ये है कि बेटा अपने आप में पूरी एक कहानी है और ये कहानी आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी और वहीं पर इस कहानी को आपको सुनाया जाएगा, क्योंकि हर चीज को बताने का समझाने का एक वक्त होता है। और आज जो कॉर्पस ल्यूटियम की कहानी है वो आज इतनी ही आपको बताई जाएगी और बाकी आगे की कहानी के लिए आपको इंतजार करना होगा। जो ड्रॉपर होंगे वो तो जानते भी होंगे, ठीक। तो चलो आओ, जितना मैंने बताया है अभी उतना लिखते हैं एलएच के बारे में और देन उसके बाद मैं आपको डायग्राम पर लेके चलूंगा, राइट। आइए चलिए देखिए। तो अब बच्चा यहां पर आप क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे एलएच। जिस तरीके से हमने बेटा एफएसएच के बारे में लिखा था सेम वे में एलएच के बारे में लिखेंगे। तो भैया एलएच किस किस पर एक्ट करेगा, भैया मेल के अंदर तो ये एक्ट करेगा आपके किसके ऊपर बच्चा, टेस्टिस के ऊपर। मेल के अंदर एक्ट करेगा एलएच बच्चा आपके टेस्टिस के ऊपर, और फीमेल के अंदर ये एक्ट करता है आपका ओवेरी में। देखो अब सबसे पहले आप लिखोगे टेस्टिस में, भैया इसको क्या कहते हैं। पहली बात तो ये जो एलएच होता है मेल के अंदर, इसको एलएच ना कहकर हम कहते हैं आईसीएसएच। तो आप कहोगे इन मेल्स, आप लिखोगे बच्चा इन मेल्स एलएच इज नोन एज, बेटा के स्लैश ए का मतलब है नोन एज, ठीक है, इज नोन एज आईसीएसएच। तो इसको क्या कहते हैं, आईसीएसएच। भैया मेल्स में एलएच को क्या कहते हैं, आईसीएसएच। आईसीएसएच की फुल फॉर्म क्या है, आई का मतलब होता है बच्चा आपका इंटरस्टिशियल 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 सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है आपकी किसकी फुल फॉर्म है, आपकी आईसीएसएच की फुल फॉर्म है। और ये आईसीएसएच किस तरीके से फंक्शनिंग करता है, चलो आओ देखो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो देखो ये आपको बच्चा दिख रहा है आईसीएसएच, देखें जरा आईसीएसएच। अब ये आईसीएसएच भैया किसको स्टिमुलेट करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं आपके किसको, तो आप यहां पे लिखोगे बच्चा ये स्टिमुलेट करते हैं आपके इंटरस्टिशियल सेल को, इसलिए तो आईसीएसएच कहते हैं इसको। ये स्टिमुलेट करते हैं आपके किसको बच्चा, इंटरस्टिशियल सेल को। आप लिखोगे बच्चा इंटरस्टिशियल सेल स्लैश आपके लेडिक्स सेल्स, क्या कहते हैं इसको बेटा, लेडिक्स सेल। बाकी आपको जो मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा वहां इन डिटेल बेटा डायग्राम बनाया जाएगा, एक एक चीज आपको बताई जाएगी और इसके ऊपर एक्ट करके बेटा इससे क्या प्रोड्यूस कराया जाता है, क्या कराया जाता है प्रोड्यूस। तो आप लिखोगे टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन, टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन का नाम तो आप सब बच्चों ने सुना ही है। और टेस्टोस्टेरॉन क्या है, एक टाइप का एंड्रोजन है। तो आप यहां पर ब्रैकेट में एंड्रोजन भी लिख लोगे। क्या आपको इतना समझ में आ गया, हाँ या ना, मेरे को इतना बताओ। थोड़ी सी कहानी लंबी हुई है बट बहुत ही मजेदार कहानी है। क्या आपको समझ में आ गया बच्चा फंक्शन किसका, टेस्टिस का, तो मत सॉरी माफ करना एलएच का, जिसको आईसीएसएच कहते हैं मेल्स के अंदर, वो किस तरीके से जो है अपनी फंक्शनिंग को परफॉर्म करता है, राइट। अब जो है हम बात करते हैं बेटा ओवेरी में। तो ओवेरी में जो है कहानी बेटा ऊपर ही यहीं पर लिखी जा सकती है और हम यहीं पर ही लिखेंगे। तो देखें जरा ध्यान से, आइए। तो भैया ओवेरी में क्या हो रहा है जरा देखो। ओवेरी के अंदर क्या होता है बच्चा, ये इंड्यूस करता है किसको, आपके ये इंड्यूस करता है आपके किसको, ओव्यूलेशन को। अभी बेटा मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा, इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन को। और ओव्यूलेशन जब हो जाता है इसके बाद क्या होगा बच्चा, ओव्यूलेशन मतलब बेटा ग्राफियन यानी जो मैच्योर फॉलिकल है उसका रप्चर हो जाना और उससे जो है बेटा oocyte का निकल जाना, ओव्यूलेशन कहला जाता है। उसके बाद आपका बचता क्या है,
उसके बाद बेटा वो आपका रप्चर्ड क्या बचता है, आपका फॉलिकल बचता है, मैच्योर्ड फॉलिकल, जिसको ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। ठीक है, तो वो आगे जाके क्या कहलाता है, कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि ओव्यूलेशन की वजह से आपका क्या फॉर्म हो जाता है, आपका कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो जाता है। तो आप लिखोगे इंड्यूस ओव्यूलेशन, एज अ रिजल्ट कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म। भैया ओव्यूलेशन के बाद क्या फॉर्म हो जाता है, एज अ रिजल्ट कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड, एज अ रिजल्ट कॉर्पस ल्यूटियम, आप लिखोगे बच्चा कॉर्पस, एक सेकंड, आप लिखोगे कॉर्पस ल्यूटियम। अरे यार ये क्या हो रहा है, ल्यूटियम है भाई, कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड। और बेटा ये कॉर्पस ल्यूटियम भी इसने ही बनवा दिया, और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी कौन करता है, यही करता है। तो आप लिखोगे मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम, मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। बाकी इससे रिलेटेड जितनी भी कहानी है वो आपको एक समय आने पे बताई जाएगी। अभी मैं हटता हूं, जिस भी बच्चे को नोट करना है वो पॉज करेगा और जो है नोट कर लेगा, और जब तक आप नोट करोगे तब तक मैं जो है थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। तो नोट करें आप, चलिए। तो बच्चों आपने नोट कर लिया, तो मैंने भी पानी पी लिया। चलिए आइए देखिए, मैं हटू एक बार, और किसी को नोट करना हो तो बच्चों पॉज कर लेगा, नोट कर लेगा, राइट। अब आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई। एक और फॉलिकल और ओव्यूलेशन के लिए एक बेहतरीन डायग्राम लेके आया हूं। अब जरा इस डायग्राम को देखना बच्चों आप, ठीक है, ध्यान से देखना। ये आपको बच्चों जो है क्या दिख रही है, ये ब्लैक से जिस तरीके से कर रखा है, ये क्या है, ओवेरी। और देखो इसी का ये क्या कर रखा है, एक जूम करके बना रखा है। अब जरा ध्यान से देखना, क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रीमोडियल फॉलिकल, बिल्कुल आपको दिख रहा है यहाँ पर। और अंदर आपको क्या दिख रहा है, इसके ऊ साइड दिख रहा है। अंदर क्या दिख रहा है बच्चा, इसके आपको ऊ साइड। होता क्या है बच्चा, देख इसका होता है तेरा डेवलपमेंट, देख ये तेरा बनती है प्राइमरी फॉलिकल। 1 डिग्री मतलब बेटा मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्राइमरी की। अब देखिए प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल हो रही है, इसके अंदर रोल किसका रहा है, देख एफएसएच दिख रहा है तेरे को यहाँ, एफएसएच। इसी एफएसएच ने क्या कराया, इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट कराया, और प्राइमरी फॉलिकल्स को कन्वर्ट करा किसके अंदर, आपके बच्चे सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। और देख सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बनाने में भी किसकी सहायता रही, आपके बच्चा एफएसएच की रही। और बाद में देख एफएसएच ही इसको क्या कर रहा है, मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट कर रहा है, जिसको आप कहते हो ग्राफियन फॉलिकल। कौन किसने करवाया बेटा, एफएसएच ने करवाया। तो ग्राफियन फॉलिकल आपका क्या है, मैच्योर्ड फॉलिकल। अभी शायद आपको दिखेगा नहीं, जब मैं हट जाऊंगा तब आपको दिखेगा। और टेंशन नहीं लेना है बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इसको और बेहतरीन तरीके से मैं अपने हाथ से ही बना के दिखाऊंगा, और वहीं पर आपको और बेहतरीन तरीके से ये एक एक डायग्राम बनाया जाएगा बेटा। प्राइमरी फॉलिकल की कुछ विशेषताएं होती है, सेकेंडरी की अलग, टर्शरी की अलग, ये सारी बातें करी जाएंगी बट समय आने पर, ठीक है। ये है आपका बेटा मैच्योर फॉलिकल, ये है आपका मैच्योर फॉलिकल। अब देख मैच्योर फॉलिकल के बाद क्या होता है, ये तेरे को दिख गया ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल। तो देख रहा है किस तरीके से जो है प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल, इसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई है वो किसकी प्रेजेंस में हुई है, एफएसएच की प्रेजेंस में। अब देख ये मैच्योर हो चुका है, तेरा मैच्योर फॉलिकल हो चुका है, जिसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। अब इसका समय आएगा बेटा क्या करने का, ओव्यूलेशन करने का, यानी कि इस oocyte को निकालने का समय आएगा। तो देख एलएच आ गया यहाँ पर, दिख रहा है तेरे को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या करा, इसको रप्चर कर दिया और क्या करा दिया, ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन को मैंने क्या कहा है बच्चा, ओव्यूलेशन को मैंने कहा है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो ये तेरे को दिख रहा है रप्चर होते हुए किस तरीके से तेरा जो है oocyte बाहर निकल रहा है। और ओव्यूलेशन के बाद एज अ रिजल्ट क्या फॉर्म होता है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि तेरा क्या है, रेमिनेंट, यानी कि रेमिनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। बेटा रेमिनेंट का मतलब होता है बचा कुचा, यानी कि जो ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर्ड होने के बाद जो बचा कुचा, जो बचा हुआ हिस्सा होता है बेटा, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। और इस कॉर्पस ल्यूटियम को जो मेंटेन करता है वो करता है आपका एलएच। अब मैं एक बार हटता हूं, और अब आपको शायद जो है चीजें कुछ समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से हो रहा है। भैया आपको फॉलिकल दिख रहे हैं बेटा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल, जो कि फुल्ली मैच्योर फॉलिकल होता है। और समय आने पर क्या होता है बच्चे,
यहाँ से जो है आपका होता है ओव्यूलेशन, यानी कि oocyte को जो है रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद जो बचा कुचा हिस्सा कहला जो होता है बेटा ग्राफियन फॉलिकल का, रेमिनेंट जो होते हैं उनको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और इसको मेंटेन करता है आपका एलएच। क्या एफएसएच और एलएच का जो फंक्शनिंग है वो आपके दिमाग में क्लियर हो गई, मेल और फीमेल दोनों के पर्सपेक्टिव में, हाँ या ना? समझ में आ गया आपको बेहतरीन तरीके से? अब देखो इसको समझाते समझाते मुझे हो गए लगभग बच्चा आपके 25 मिनट, इसलिए मैंने उस लेक्चर में आपको नहीं समझाया था, फिर एनसीईआरटी पढ़ाता और समय लगता, क्योंकि मैं इसको आराम से अच्छे से पढ़ाना चाहता था। अब जो है मैं एक बार आपको एनसीईआरटी पढ़ा देता हूँ किसकी, पिट्यूटरी ग्लैंड की। आओ देखो, फिर उसके बाद थायराइड शुरू कर लेंगे। देखो द पिट्यूटरी ग्लैंड, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका। और बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी कहाँ प्रेजेंट है बेटा, बोनी कैविटी में, जिसको हम कहते हैं सेला टर्सिका। और ये बोनी कैविटी किसकी है, आपकी स्फीनोइड बोन की है, जो कि आपकी स्कल की एक बोन है, जो कि मैंने आपको नोट्स में लिखा दिया, जो कि एनसीईआरटी ने नहीं लिखा। एंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाया स्टॉक। और भैया ये अटैच होती है किससे, हाइपोथैलेमस से बाया स्टॉक। क्या कहते हैं उस स्टॉक को, क्या बेटा इनफंडिबुलम कहते हैं। दिख रहा है ये डायग्राम, ये डायग्राम मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। इट इज divided anatomically into an adenohypophysis and a neurohypophysis। तो भैया ये एनाटॉमिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक को कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरे को कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस को क्या कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, न्यूरोहाइपोफाइसिस को क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सारा कुछ बता दिया आपको। तो आप देखोगे एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस। तो भैया एडिनोहाइपोफाइसिस फर्दर जो है दो लोब्स में बेटा डिवाइड हो जाती है, दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाती है, जिसमें से पहले पोर्शन को कहते हैं पार्स डिस्टेलिस, और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। और द पार्स डिस्टेलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी। और जो पार्स डिस्टेलिस बेटा होता है पिट्यूटरी का, उसको कहा जाता है कॉमनली बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी, जो कि प्रोड्यूस करता है आपका ग्रोथ हार्मोन जीएच, प्रोलैक्टिन, पीआरएल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे आप कहते हो बच्चा टीएसएच, और इसके अलावा बेटा एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जिसको आप कहते हो एसीटीएच, इसके अलावा ल्यूटिनोइजिंग हार्मोन एलएच, एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका एफएसएच। आगे देखो पार्स इंटरमीडिया सीक्रेट्स ओनली वन हार्मोन कॉल्ड मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज एमएसएच। तो जो आपका पार्स इंटरमीडिया होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि होता है बच्चा आपका MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाउएवर इन ह्यूमंस द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टेलिस। जबकि हम जानते हैं कि ह्यूमंस के अंदर जो पार्स इंटरमीडिया होती है वो आपकी ऑलमोस्ट मर्ज्ड होती है किसके साथ, पार्स डिस्टेलिस के साथ। न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा जिसे कहते हैं बच्चा, क्यों, क्योंकि आपको पता है न्यूरोहाइपोफाइसिस में एक ही आपकी क्या प्रेजेंट होती है बच्चा, लोब प्रेजेंट होती है, या फिर उसका एक ही पोर्शन होता है जिसको आप कहते हो पार्स नर्वोसा, आल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो कि आपका स्टोर और रिलीज करती है दो हार्मोन्स को। क्या नाम है उनका, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड। देखो एनसीईआरटी आगे क्या कहती है, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड by the hypothalamus and are transported axonally to neurohypophysis। यानी कि जो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन है बच्चा, वो आपके जो दोनों हार्मोन्स है वो एक्चुअली में किसके हार्मोन है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन है, जिसको हाइपोथैलेमस ट्रांसपोर्ट कर देता है एक्सोनली, मतलब बेटा विद द हेल्प ऑफ एक्सोन्स। कहां पर, आपके न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रखने के लिए दे देता है, और समय आने पर जो है बेटा ऑर्डर देके उनसे रिलीज भी करा देता है, ठीक है। और दोनों के फंक्शन भी आप अच्छे से जानते हो। देखो ओवर सीक्रेशन ऑफ जीएच स्टिमुलेट्स एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू जाइजेंटिज्म। देखो होता क्या है, जब अगर आपके ग्रोथ हार्मोन का बेटा ओवर सीक्रेशन हो गया तो वो क्या करेगा, वो एबनॉर्मल ग्रोथ करा देगा बॉडी की, जिससे वो जो इंसान है वो बेटा एकदम जाइंट बन जाएगा, समझो एकदम विशालकाय बन जाएगा, और इसी को हम कहते हैं जाइजेंटिज्म। एंड लो सीक्रेशन ऑफ जीएच रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। और अगर लो सीक्रेशन हो जाता है किसका बच्चा, तेरे जीएच का, यानी कि जीएच जो है बच्चा, माफ करना, अगर तेरे जीएच का हो जाता है बच्चा लो सीक्रेशन, तो वही जो है बच्चे की क्या करा देगा बेटा, स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि बच्चे को बौना बना देगा, ड्वार्फ बना देगा, जैसे सर्कस के होते हैं जिनको मिडगेट्स कहते हैं, और इस बीमारी को कहते हैं बेटा पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। एक्सेस सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट, और अगर एडल्ट के अंदर एक्सेसिव सीक्रेशन हो जाता है किसका बच्चा, ग्रोथ हार्मोन का, स्पेशली इन मिडिल एज,
और वो भी बेटा कब, जब वो जो है बेटा जिसमें उसकी मिडिल एज होती है, ठीक है। कैन रिजल्ट इन सीवियर डिसफिगरमेंट, तो बेटा वो जो है रिजल्ट हो जाता है काफी ज्यादा डिसफिगरमेंट का, यानी कि बेटा थोड़ा सा होलिया बदल जाता है उसका, स्पेशली ऑफ द फेस कॉल्ड एक्रोमेगैली। और बेटा स्पेशली जो फेस वाला रीजन होता है इसमें ऐसे चेंजेस होते हैं और ऐसा लगता है मानो बिल्कुल किसी का चेहरा बहुत ही ज्यादा अलग ही हो गया हो। जैसे कि बेटा आपका जो जॉ और चिन है वो बाहर की तरफ निकल आएगा, नोज बड़ी हो जाएगी, टंग बड़ी हो जाएगी, आपके लिप्स बड़े हो जाएंगे, यानी कि एकदम से चमक के दिखेगा अलग ही ये निकलता हुआ, ठीक है। इसको आप कहते हो एक्रोमेगैली, और मैंने इमेज भी दिखाई थी लास्ट लेक्चर में। विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, जो कि बेटा आगे जाके क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा कठिनाइयां प्रोड्यूस कर सकता है, एंड प्री मैच्योर डेथ इफ अनचेक्ड, और अगर इसे समय पर चेक नहीं करा गया तो बच्चा ये मौत भी करा सकता है इंसान की। द डिसीज इज हार्ड टू डायग्नोस, और बेटा बहुत मुश्किल है इस डिसीज को जो है आपका चेक डायग्नोस कर पाना, यानी कि पहले ही हमें पता लग जाए इन द अर्ली स्टेजेस पे इसको डायग्नोस कर पाना बहुत मुश्किल है, एंड ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मैनी ईयर्स। और बेटा कभी जभी तो ऐसा होता है कि ये जो है आपकी काफी लंबे समय तक, काफी सालों के लिए जो है ये अनडिटेक्टेड रह जाती है, अनडायग्नोस्ड रह जाती है, चेक ही नहीं हो पाती कि भैया इसको ये बीमारी भी हो चुकी है, अनटिल चेंजेस इन द एक्सटर्नल फीचर्स बिकम नोटिसेबल, जब तक कि भैया उसके जो एक्सटर्नल फेस है जैसे कि उसके अंदर वो चेंजेस नहीं दिखने लगते। प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, देखो एनसीईआरटी की ये बड़ी खासियत है, देख रहे हो आप, अभी वो जो है आपका चल रहा था क्या, ओवर सिक्रीशन, फिर एकदम से कूदता है किसके ऊपर, प्रोलैक्टिन के ऊपर। या तो भैया एनसीईआरटी को पहले ही सारे हार्मोन जो है जीएच के, सॉरी माफ करना, पिट्यूटरी के जो है आपके वो सारे के सारे डिस्कस करने थे, और बाद में जो है क्या डिस्कस करना था आपका बच्चा, जो है डिसऑर्डर डिस्कस करने थे, या फिर ये जो डिसऑर्डर जो जीएच के उसको जीएच के साथ रख देते। अब जो है इस तरीके से कोई भी लाइन कहीं से भी टूट के आती है, बट यही तो टीचर का काम होता है, सारी चीजों को एक साथ एक ही जगह पर जो है बच्चा करा देना, जिससे कि स्टूडेंट को कोई भी समस्या ना आए। देखो ये प्रोलैक्टिन क्या कराता है, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ कराता है, और इसके अलावा फॉर्मेशन करता है मिल्क का उनके अंदर। टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या स्टिमुलेट करता है, सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। टीएसएच बेटा स्टिमुलेट करता है था किसको, थायराइड ग्लैंड को, और सीक्रेशन कराता है थायराइड हार्मोन्स का, जो कि T3 और T4 हैं आपके, जिनको आज इन डिटेल आपको पढ़ना है, ठीक है। ACTH stimulates the synthesis and secretion of steroid hormones called glucocorticoids from the adrenal cortex। तो बेटा जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो होता है बच्चा, वो जो है आपके क्या करता है, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है उसको स्टिमुलेट करता है, और वहां से सिंथेसिस और सीक्रेशन कराता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, जो कि आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। LH and FSH स्टिमुलेट गोनेडल एक्टिविटी एंड हेंस आर कॉल्ड गोनेडोट्रोफिन्स। तो बेटा जो LH और FSH होते हैं वो गोनेडल एक्टिविटी को जो है क्या करते हैं बेटा, स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं गोनोड, आपके क्या, गोनेडोट्रोफिन्स। इन मेल्स LH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन फ्रॉम द टेस्टिस। मेल के अंदर जो LH होता है बेटा वो सिंथेसिस और सीक्रेशन कराता है हार्मोन्स का, जिनको कहा जाता है एंड्रोजन्स, ठीक है। पर्टिकुलरली बेटा जो LH होता है वो आपका, अरे यार ये पेन कहाँ गिर गया, वो आपका जो है टेस्टोस्टेरोन को कराता है, जो कि एंड्रोजन के ही अंदर आता है, यानी कि जो एंड्रोजन है ना वो एक बिगर कैटेगरी है, ठीक है, मेल हार्मोन्स की। इन मेल्स एफएसएच एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो भैया मेल्स के अंदर एफएसएच और एंड्रोजन रेगुलेट करते हैं बच्चा क्या, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो ये लाइन आप जो है याद रखोगे बच्चा, ठीक है, क्या याद रखोगे भैया, कि एफएसएच और एलएच, एफएसएच और एंड्रोजन आपका क्या कर रहा है बच्चा, वो आपका रेगुलेट कर रहा है क्या, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स के अंदर, ठीक है। अगर ये आ जाएगा तो आपको जो है बेटा टिक मार्क करना है, ये बिल्कुल सही लाइन है, आप लिख भी सकते हो इसे नोट करके, राइट। देखो इन फीमेल्स LH इंड्यूसेस ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल, जिसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो भैया LH क्या करता है फीमेल्स के अंदर बेटा, ओव्यूलेशन कराता है किसका, आपके फुल्ली मैच्योर फॉलिकल का, जिसको आप ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम, और भैया मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, जो कि फॉर्म्ड हुई है फ्रॉम द रेमिनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल का बच्चा कुछ ऐसा होता है बेटा, उससे आगे जाके फॉर्म होती है कॉर्पस ल्यूटियम, और इसको मेंटेन करने का काम भी करता है LH। FSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स।
तो भैया क्या करता है आपका एफएसएच स्टिमुलेट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट किसकी बेटा, ओवेरियन फॉलिकल्स की फीमेल्स के अंदर। एमएसएच एक्ट ऑन द मेलानोसाइट्स यानी कि बेटा मेलेनिन कंटेनिंग सेल्स, तो एमएसएच एक्ट करता है मेलानोसाइट्स पर जो कि बेटा मेलेनिन कंटेनिंग सेल्स है। एंड रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, और रेगुलेट करता है बेटा किसको, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन को, ठीक है। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन, तो भैया ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन जो है आपकी एक्ट करता है आपकी स्मूथ मसल्स पर बॉडी पर और उनसे क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट अ विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, बेटा फीमेल्स में क्या कराता है, तो यूटेराइन वॉल की जो बेटा आपकी, मैं आपको बताऊंगा अभी बेटा मायोमेट्रियम के बारे में, बट समय आने पे बताऊंगा, ठीक है। वहां पर जो स्मूथ मसल्स होती है उनके अंदर एक विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस कराता है, कौन, आपका ऑक्सीटोसिन। और कब कराता है, जब एक जो है प्रेग्नेंट फीमेल को बेटा अपने चाइल्ड को बर्थ देनी होती है तब कराता है, ठीक है। एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, और इसके अलावा मिल्क इजेक्शन कराता है मेमोरी ग्लैंड से, इसलिए इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन और मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं। वेसोप्रेसिन एक्ट मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स by the distal tubules and thereby reduces loss of water through urine diuresis। बेटा फिर वेसोप्रेसिन का काम क्या होता है, तो वेसोप्रेसिन जो है बेटा एक्ट करता है आपका किडनीज पर और वहां से रीअब्जॉर्प्शन कराता है आपके वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, किस हिस्से से बेटा, डिस्टल ट्यूब्यूल से, यानी कि ये आपकी बात कर रहा है बेटा डीसीटी और आपके कलेक्टिंग डक्ट की, जिससे कि आपके वाटर का लॉस जो है कम से कम करा जा सके, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू, जिससे कि प्रिवेंट करा जा सके आपके डाईयूरेसिस को। इसलिए इस हार्मोन को कहा जाता है, it is also called as antidiuretic hormone ADH। An impairment affecting synthesis or release of ADH result in a diminished ability of the kidney to conserve water leading to water loss and dehydration। This condition is known as diabetes insipidus। अगर कोई भी ऐसा कुछ भी चेंज हो जाता है जिससे कि बेटा जो है ADH का जो रिलीज है वो इफेक्ट हो जाता है, तो बेटा इससे हुआ क्या, जो किडनी की एबिलिटी है वाटर को कंजर्व करने की यानी कि वाटर लॉस को बचाने की, वो जो है किडनी खो बैठेगी और यूरिन के थ्रू ज्यादा से ज्यादा जो है वाटर का लॉस होगा। यानी कि एक तरीके से जो है, एक तरीके से बेटा जिस तरीके से जिस किसी को भी डायबिटीज मेलाइटिस हो जाती है उसके अंदर वो लगातार जो है बेटा यूरिनेशन करने जाता है, सेम वे में यहाँ भी वो जो है यूरिनेशन करने जाएगा, इसलिए इसको हम कहते हैं बेटा डायबिटीज इंसिपिडस, यानी कि एक तरह की झूठी डायबिटीज जो है उस इंसान को हो चुकी है, ठीक है। तो क्या आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई, हाँ या ना, बताओ मेरे को। एकदम से मतलब तेजी से चले बट लेकिन बेटा जो है लगभग 40 मिनट्स हमारी जो है आज के इसी टॉपिक पर जो है लग चुकी है। अब हमें बेटा जो है थायराइड ग्लैंड को शुरू करना होगा, तो चलो आओ देखो अब थायराइड ग्लैंड की शुरुआत अब हम करते हैं। आइए देखिए, तो अब आप हेडिंग डाल लोगे बच्चों थायराइड ग्लैंड। देखो अब आप क्या हेडिंग डालोगे, आप इस तरीके से स्टार मार्क बनाएं और डालें हेडिंग थायराइड ग्लैंड। अब हम बात करने वाले हैं बच्चा तेरी थायराइड ग्लैंड के बारे में। अब तुझे मैं पहले इमेज दिखाऊंगा थायराइड ग्लैंड की, जिससे कि कुछ चीजें तेरे दिमाग में क्लियर हो जाए। आजा देख, ये तेरी इमेज, ये देख, ये बेटा तेरे को क्या दिख रहा है, ये तेरे को दिख रहा है ट्रैकिया। और मैं तुझे यही बता दूं ट्रैकिया की कौन सी साइड दिख रही है, ये तेरे को दिख रही है वेंट्रल साइड, ये है तेरी बच्चा वेंट्रल साइड, ठीक है। ऊपर तेरे को दिख रहा है वोकल कॉर्ड यानी लैरिंग्स, ठीक है। अब जो यहां पर दिख रहा है तेरे को बेटा, इसी को हम कहते हैं थायराइड। ये जो आपको दो लोब्स दिख रही हैं बेटा, देख दो लोब ही तो दिख रही हैं, देख एक लोब होगी बच्चा तेरी ये वाली, एक लोब होगी बेटा तेरी ये वाली, यानी कि दो लोब्स तेरे को यहाँ पे दिख रही हैं जो कि बीच में बेटा कनेक्टिव होती है, कनेक्टेड होती है किससे, आपकी जो है कनेक्टेड होती है एक आपके बेटा कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है, थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको आप कहते हो बच्चा क्या, इस्थमस। क्या कहते हो बच्चा, जिसको आप कहते हो इस्थमस। क्या आपको समझ में आई कुछ बातें, आपको क्या समझ में आया इस डायग्राम को देख के, आपको ये समझ में आया कि भैया सबसे पहले तो जो थायराइड ग्लैंड है ना वो कहाँ लोकेटेड है, वो ट्रैकिया पे लोकेटेड है और कौन सी साइड पे, वेंट्रल साइड पे, ठीक है सर। इसके अलावा मुझे दिखता है कि भैया थायराइड ग्लैंड की दो लोब होती हैं जो कि आपके बेटा बीच में यहाँ से कनेक्टेड है, किसकी मदद से, आपके बेटा एक जो है थिन फ्लैप होता है कनेक्टिव टिश्यू का, जिसको हम कहते हैं इस्थमस, ठीक है। और इसके अलावा आपको इसकी शेप कैसी दिख रही है ये और मुझे बता दो आप अगर आप इसकी शेप देखो तो आपको ऐसा लगेगा मानो तितली जैसी शेप हो, यानी कि बटरफ्लाई शेप्ड। अब ये बटरफ्लाई शेप तो आपको तब दिख रही है जो आप इसको इस तरीके से देख रहे हो जिस तरीके से मैं देख रहा हूं, पर अगर आप इसको इस तरीके से ऊपर से देखोगे यो, तो आपको पता है कैसी दिखेगी, या तो ये आपको एच शेप दिखेगी
या फिर ये आपको बेटा यू शेप दिखेगी, बट आपको इतना लिखना नहीं है, आप सिर्फ वेंट्रल साइड से देखो, यानी कि ये बटरफ्लाई शेप्ड आपको दिख रही है। इसके अलावा मैं आपको और बताता हूं इसके बारे में बेटा, ये जो है ना आपकी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो आप बताओगे वो थायराइड ग्लैंड है। और इसके अलावा थायराइड ग्लैंड जो है बेटा एक ऐसी ग्लैंड है जो अपना हार्मोन खुद ही स्टोर करती है, यानी कि स्टोर इट्स ओन हार्मोन, ठीक है। कौन करती है? थायराइड ग्लैंड करती है। अब इसकी बात कर लें ओरिजिन की, जिस तरीके से हमने अब तक हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी इन सब के ओरिजिन की बात करी, सेम वे में जो बेटा थायराइड ग्लैंड का आपका ओरिजिन होता है वो ओरिजिन है बेटा एंडोडर्मल, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो हमारी एंडोडर्म जर्म लेयर थी, तो वो आगे जाके क्या बनाती है? वो आगे जाके बनाती है थायराइड ग्लैंड को, इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा एंडोडर्मल इन ओरिजिन। क्या आपको समझ में आ गया? हाँ या ना, मेरे को इतना बताएं। और अगर इतने सारे पॉइंट आपको क्लियर हैं, जो कि आपको डायग्राम देख के ही समझ में आ रहे हैं, तो मैं एक एक करके उनको लिखना भी शुरू कर देता हूं, राइट। आओ चलो, जब मैं लिखूंगा एक एक करके तब आपको और क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो बेटा ये वाला रीजन मैं आपको यहां बता देता हूं। ये आपको क्या दिख रहा है? ये है आपका बेटा इस्थमस। क्या कह रहे हैं इसको? इसको हम कह रहे हैं बेटा इस्थमस, जो कि आपका थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि मैं आगे लिखूंगा अभी, राइट। आओ, अब देखो यहां से आप क्या लिखना शुरू करोगे, कैसी है ये? आप लिखोगे इट इज बायलोब्ड। ये भैया इसके अंदर दो लोब प्रेजेंट है, तो आप लिखोगे इट इज बायलोब्ड। तो भैया इसके अंदर दो लोब हैं। अब दो लोब हैं तो दो लोब किस तरीके से जुड़ी हैं वो भी हमें बताना होगा, तो आप लिखोगे बोथ लोब। आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे बोथ लोब्स, आप लिखोगे बोथ लोब्स इंटरकनेक्टेड विद, बोथ लोब्स इंटरकनेक्टेड विद, both lobes interconnected with thin flap of, with thin flap of, with thin flap of कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो मैं सीटी मतलब है बच्चा मेरा कनेक्टिव टिश्यू, आप जो है सीटी नहीं लिखोगे, आप कनेक्टिव टिश्यू ही लिखोगे। और इसको कहा जाता है कॉल्ड, इसी कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कहते हैं बच्चा? इसी कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं इस्थमस, जो कि मैंने आपको वहां पर बताया था, इस्थमस, क्योंकि दोनों लोब्स को जोड़ने का काम आपका बच्चा कर रहा है। अब थर्ड पॉइंट पे आप क्या क्या लिखोगे कि भैया इसकी लोकेशन कहाँ है, तो आप लिखोगे लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। भैया दोनों साइड पर प्रेजेंट है ना ट्रैकिया की, तो आप लिखोगे लोकेटेड ऑन, आप लिखोगे बच्चों लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। और आप यहीं पर ब्रैकेट में लिख दोगे भैया ये कौन सी साइड पर, यानी कि वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है बच्चा। ये भी तो हमें पता होना चाहिए किस साइड पर प्रेजेंट है ये, वेंट्रल साइड। अब देखो आगे का पॉइंट, इसके बाद आप लिख दो इसके ओरिजिन के बारे में। तो भैया ओरिजिन में कैसी है ये? एंडोडर्मल इन ओरिजिन, तो इसका जो ओरिजिन है वो एंडोडर्मल है, तो आप लिखोगे एंडोडर्मल इन ओरिजिन। तो भैया ओरिजिन में कैसी है ये? एंडोडर्मल है। इसके अलावा इसकी शेप कैसी है? ये जो है आपकी है बच्चा बटरफ्लाई शेप्ड, ये है आपकी बटरफ्लाई शेप्ड। और इसके अलावा आप लिखोगे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या लिखोगे आप बच्चा? आप लिखोगे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो, और अब आप लास्ट पॉइंट लिख लोगे बच्चा, क्या वो? आप लिखोगे स्टोर इट्स ओन हार्मोन, और भी अपना हार्मोन ही खुद ही स्टोर करती है, स्टोर इट्स ओन हार्मोन, यानी कि थायराइड हार्मोन को, जो कि होता है आपका बेटा T3 एंड T4, जिसके बारे में इन डिटेल अब हम चर्चा करेंगे। तो क्या आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? तो मैं हटूं एक बार, जिस भी बच्चे को नोट करने होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स को क्या करेगा बच्चा? नोट कर लेगा, एक एक पॉइंट आपके बेटा भेजे में सेट हो गया होगा, राइट। अब इसके बाद जो है अब हम कहानी शुरू करेंगे बेटा आपकी किसकी? थायराइड ग्लैंड की। यानी कि अब मैं आपको क्या करूंगा, जो थायराइड ग्लैंड है ना उसका एक टीएस लूंगा, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन लूंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि भैया ये आखिर अंदर से दिखती कैसे है, ठीक है, कि आखिर थायराइड ग्लैंड किस किस की बनी हुई है।
चलो देखो अब आगे नोट कर लिया होगा आपने। आओ देखो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं और अब आप यहां पर लिखोगे बेटा टीएस ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब हम बात करते हैं टीएस की। सपोज करो इस तरीके से ही तो थी आपकी थायराइड ग्लैंड, देखो है। अब मैं सपोज करता हूं कि मैं इसका इतना सा हिस्सा आपके आगे काट लेता हूं, ठीक है, और इतने से हिस्से को क्या करता हूं आपका स्टडी करता हूं, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, और मैं देखता हूं कि भैया इसके अंदर मुझे क्या देखने को मिलता है, वही मैं अब आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखें आप, आइए चलिए, तो आप यहां पर लिखोगे बच्चों क्या, टीएस यानी कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, टीएस ऑफ थायराइड ग्लैंड। आप पूरी फुल फॉर्म लिख सकते हो बेटा टीएस की, ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखें जरा ध्यान से। अब देखो जब आप टीएस देखोगे ना तो आपको थायराइड ग्लैंड के टीएस में तो आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी कि भैया थायराइड ग्लैंड दो चीजों से मिलकर बनी है, एक तो फॉलिकल्स और एक आपको देखने को मिलेगा उसके अराउंड बेटा स्ट्रोमल टिश्यू, जो कि आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो आप यहां पर लिखोगे बेटा थायराइड ग्लैंड, आप लिखोगे थायराइड ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, भैया दो ही चीजों से मिलकर बनी है, तो आप लिखोगे कंपोज्ड ऑफ थायराइड ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ, एक तो भैया मिलके बनी है किससे, आपके फॉलिकल से, और दूसरा मिलके बनी है बेटा आपके किससे, आपके स्ट्रोमल टिश्यूज से, आपके स्ट्रोमल टिश्यू से, जो कि है आपका बच्चा क्या, कनेक्टिव टिश्यू, जो कि है बच्चा आपका कनेक्टिव टिश्यू, जिसे मैं कहता हूं सीटी, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। अब जरा आपको बना के दिखाया जाए इसका एक टीएस, यानी कि मैंने आपको वर्बली तो बता दिया और लिख भी दिया कि भैया फॉलिकल और स्ट्रोमल स्ट्रोमल टिश्यू से मिलकर बनी है, बट दिखती कैसे है, चलो आओ एक टीएस बनाते हैं इसका। तो जरा आप ध्यान से देखें, अब हम बनाएंगे बच्चे इसका एक टीएस। तो देखो आओ देखो, अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, ये हमारा टीएस बन गया। अब देखें जरा ध्यान से, ले लेते हैं ब्लू कलर, आइए चलिए देखिए, मैंने कहा ना ये फॉलिकल से मिलकर बनी हुई होती है, तो देखो जरा ध्यान से, देखो ये एक फॉलिकल हो गया, ये एक फॉलिकल हो गया, ठीक है। अब जरा देखना, फॉलिकल अभी बना नहीं है, मैं फॉलिकल बना रहा हूं। देखो ये जो फॉलिकल्स होते हैं ना बेटा, ये फॉलिकुलर सेल से मिलके बनते हैं, देखो ये इस तरीके से आपकी ये कई सारी फॉलिकल्स फॉलिकुलर सेल्स मिलके बनाती हैं एक फॉलिकल को। सेम वे में बेटा यहाँ भी देखो फॉलिकुलर सेल्स होंगी, ये देखो, ये, और ये फॉलिकल्स तो अब आपको दिख गए यहाँ पर। फॉलिकल्स के अलावा बेटा यहाँ पर क्या इसके टिश्यू में प्रेजेंट होगा, यानी कि बेटा स्ट्रोमल टिश्यू होगा जिसने इसको सराउंड कर रखा है। देखो जरा ध्यान से, कलर कौन सा लिया जाए, आपका ले लिया जाए, चलो देखो दिख रहा है इस तरीके से, देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है बेटा, ये है आपका स्ट्रोमल टिश्यू, ये है आपका स्ट्रोमल टिश्यू। और अब होता क्या है बेटा, इसी स्ट्रोमल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती हैं आपकी और सेल्स, जिनका नाम होता है बेटा पैराफॉलिकुलर सेल्स। क्या नाम होता है बच्चा, उनका नाम होता है पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो देखो इस तरीके से प्रेजेंट है आपकी ये पैराफॉलिकुलर सेल्स, दिख रही है ये इस तरीके से, ये जो मैं आपकी शेप बना रहा हूं, ये देखो ये जो मैं आपकी शेप बना रहा हूं, ये क्या है, ये है बच्चा आपकी पैराफॉलिकुलर सेल्स। देखो ये क्या है आपकी बच्चा, ये है आपकी पैराफॉलिकुलर सेल्स। अब जरा ध्यान से देखो, अब थोड़ा सा अब जो है हम बच्चा क्या करते हैं, नेमिंग शुरू करते हैं। और मैंने आपसे एक बात और कही थी भैया कि होता क्या है, ये एक ऐसी ग्लैंड है जो अपना हार्मोन खुद स्टोर कर रही है। तो देखो जरा ध्यान से, तो हार्मोन भी तो दिखाया जाए आपको, आओ आइए देखिए, तो देख ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है तेरे को, ये देखिए ये हार्मोन है, ये क्या कर रखा है, इसने हार्मोन स्टोर कर रखा है। अब आ जाओ, अब जो है अब हम आपको बताते हैं, आइए देखिए।
तो बच्चा ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है स्ट्रोमल टिश्यू, ये आपको दिख रहा है स्ट्रोमल टिश्यू, राइट। ये जो आपको दिख रही है रेड कलर की सेल्स, ये हैं आपकी पैराफॉलिकुलर सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल्स, ये हो गई बच्चों आपकी पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये जो आपको पूरा का पूरा दिख रहा है ये है आपका बच्चा फॉलिकल। ऐसे कई सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। मैंने इसके अंदर जो स्ट्रोमल टिश्यू में ब्लड वेसल नहीं बनाई, यहाँ पर ब्लड वेसल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, आपको याद रखना है ये, बट मैंने यहाँ पर बना के आपको दिखाई नहीं है क्योंकि हमें आपको मेनली थायराइड ग्लैंड मतलब वो वही चीजें बतानी है, समझ गए आप। फॉलिकल्स, तो ये है आपके बच्चा फॉलिकल्स। और ये जो फॉलिकल है बेटा ये कई सारी सेल से मिलकर बना है और ग्रुप ऑफ सेल्स कहलाता है टिश्यू। तो ये कौन सा टिश्यू होगा, ये होता है बच्चा आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। तो आप यहाँ पे लिख लोगे ये है एक्चुअली में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। तो फॉलिकल है आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। बेटा एपिथेलियम मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एपी लिख रहा हूँ, इसका मतलब ही है एपिथेलियम। तो इससे मिलके जो है आपका ये बना हुआ है कौन, फॉलिकल। और जो फॉलिकल की बेटा एक सेल है, फॉलिकल की जो एक सेल है उसको हम कहते हैं बेटा फॉलिकुलर सेल। क्या कहते हैं बच्चा, उसको हम कहते हैं आपकी फॉलिक्यूलर सेल। तो कई सारी फॉलिकुलर सेल्स, और बेटा यही वो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं जो आपका थायराइड हार्मोन यानी कि T3 एंड T4 बनाती हैं। और ये जो आपको दिख रहा है अंदर फॉलिकल्स के अंदर बेटा ये है आपका क्या, स्टोर्ड हार्मोन। जो हार्मोन स्टोर्ड है इसलिए हम इसको कर रहे हैं स्टोर्ड हार्मोन, जो कि है आपका बच्चा T3 एंड T4, जो कि है बच्चा आपका T3 एंड T4, जो कि अभी हम T3 एंड T4 की इसके बाद बात करेंगे। तो अब मुझे बताओ क्या आपको समझ में आ गया टीएस, हाँ या ना बताओ, क्या आपको टीएस समझ में आ गया थायराइड ग्लैंड का। जब आप एक थायराइड ग्लैंड को थोड़ा सा उसका हिस्सा लोगे और माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा बच्चा क्या, आपको देखने को मिलती है क्या, आपको देखने को मिलता है कि भैया वो जो है आपकी फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। और स्ट्रोमल टिश्यू में ही आपको पैराफॉलिकुलर सेल्स मिलती हैं जिनका फंक्शन मैं आपको अभी आज ही बताऊंगा, पर थोड़ा आगे चल के बताऊंगा, राइट। और जो है इसके अलावा आपको जो है समझ में आ चुकी हैं सारी की सारी चीजें, ठीक है। अब देखें क्या यहाँ पर ब्लड वेसल भी बना दूं मैं, आओ चलो ब्लड वेसल बना ही देते हैं। तो देखो कलर कौन सा लिया जाए यार, आपका कलर ले लेते हैं ग्रीन, और इसको कुछ इस तरीके से अब हम कर देते हैं। और ये आपकी क्या है, ये है बच्चा आपकी ब्लड वेसल, ये है आपकी ब्लड वेसल, ठीक है। आपको समझ में आ गया इसका टीएस। आइए चलिए देखिए, अब देखो अब हम बात करते हैं बेटा प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स के बारे में। तो अब जो आप हेडिंग डालोगे वो डालोगे प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, यानी कि T3 और T4 की बात करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। देखो अच्छा किसी ने नोट नहीं करा हो तो बच्चा वो नोट कर ले, मैं हटता हूं एक मिनट। अब जिस भी बच्चे को नोट करना है वो क्या करेगा, यहाँ पर वीडियो को पॉज करेगा और जो है क्या कर लेगा बच्चों, इसको जो है नोट आपका कर लेगा, राइट। अब जरा देखिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चलिए आइए। अब देखो सबसे पहले जो है बेटा हार्मोन्स की जब से हम बात कर रहे हैं T3 T4 चीखे जा रहे हैं, अब सबसे पहले तो तुम इनका नाम ही जान लो भैया क्या कहते हैं इनको। तो यहाँ देखो ये हो गया आपका T3, जरा T3 की फुल फॉर्म जान लो भैया, और एक जान लो तुम T4 की फुल फॉर्म, ठीक है। T3 बेटा 3 का मतलब क्या, ट्राई होता है, बिल्कुल ट्राई होता है। और बेटा आप इसको कहते हैं हम ट्राई आयोडो थायरोनिन, ट्राई आयोडो थायरोनिन, ट्राई आयोडो थायरोनिन। और जो T4 होता है बेटा 4 के लिए हम यूज करते हैं शब्द टेट्रा, तो इसको हम कहते हैं टेट्रा आयोडो थायरोनिन। क्या कहते हैं बच्चा इसको, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। और T4 को ही यानी कि टेट्रा आयोडो थायरोनिन को ही कहा जाता है बेटा आपका थायरोक्सिन। मैंने कहा था ना आज ही आपको ये नाम सुनने को मिलेगा थायरोक्सिन, मैंने वहां पर थायरोक्सिन हार्मोन लिख दिया था जो कि सिर्फ T4 कहलाता है, और मैंने वहां लिख दिया था बेटा T3 एंड T4। तो वहां पर सही टर्म थायराइड हार्मोन ही थी, थायरोक्सिन नहीं थी। वो जल्दबाजी में थायरोक्सिन लिखा रह गया, और उसका रीजन भी बताऊंगा थायरोक्सिन क्यों वहां पर मैंने लिख दिया था गलती से थायरोक्सिन।
तो क्या आपको सबसे पहले फुल फॉर्म समझ में आ गई, हाँ या ना? T3 और T4, T3 को कहते हैं बेटा ट्राई आयोडोथायरोनिन। मैं बताऊंगा भी बेटा T3 T4 बनते कैसे हैं, बनते कहाँ हैं, फॉलिकुलर सेल्स में बनते हैं, ठीक है। T3 मतलब ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 मतलब टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसको थायरोक्सिन भी कहा जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे भैया प्रोडक्शन किसका ज्यादा होता है, तो T3 का या T4 का या दोनों का बराबर होता है, तो मैं आपको बता दूं बेटा थायरोक्सिन का जो प्रोडक्शन है ना वो आपका होता है लगभग 80%। कितना होता है थायरोक्सिन, यानी कि T4 का प्रोडक्शन होता है 80% प्रोडक्शन, और जो T3 का प्रोडक्शन होता है वो होता है लगभग बेटा तेरा 20% प्रोडक्शन। इसलिए मुझे थायरोक्सिन ज्यादा याद रह जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने वहां थायरोक्सिन लिख दिया जल्दबाजी में। बट लेकिन आप जो है क्या करोगे, अब आपको समझ में आ गया भैया T3 T4, T3 का 20% प्रोडक्शन है और T4 का जो है 80% प्रोडक्शन है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, अब आप एक नोट डालोगे और वो नोट पता है क्या होगा, T3 और T4 जो है वो डेरिवेटिव है किसका, एक अमाइनो एसिड होता है टायरोसिन, यानी कि T3 T4 टायरोसिन से मिलकर बने हैं। अब ये किस तरीके से बनते हैं, क्या बनते हैं, ये भी अब मैं बताऊंगा आपको। बन कहाँ रहे हैं, फॉलिकुलर सेल्स में बन रहे हैं। ये वाली बात तो आपके क्लियर है, बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, नोट डाल लोगे, या आप नोट बाद में डालोगे, पहले सीखना चाहोगे? चलो पहले ऐसा करो, नोट ही डाल लो आप। तो आप यहां पर क्या नोट डालोगे बच्चा, आप यहां पर नोट डालोगे क्या, आपका नोट होगा बेटा T3 एंड T4, T3 एंड T4 is a, T3 and T4 is a derivative of, ये किसके डेरिवेटिव है, ये टायरोसिन। और टायरोसिन क्या होता है, टायरोसिन है बच्चा आपका एक अमाइनो एसिड, ये टायरोसिन अमाइनो एसिड के ही डेरिवेटिव है, यानी कि टायरोसिन अमाइनो एसिड में ही कुछ जोड़ करके हम आगे जो बनाते हैं वो बनाते हैं आपका T3 और आपका बच्चा T4। अब जो है इस पूरी कहानी को समझ ही लो तुम नेक्स्ट स्लाइड पर, ये T3 T4 बन कैसे रहा है। तो देखो सबसे पहले बच्चा आपका क्या आता है, आपका आता है टायरोसिन। देखो सबसे पहले आया बच्चा आपका अमाइनो एसिड टायरोसिन। अब होता क्या है, इस टायरोसिन में बेटा आके जुड़ता है आयोडीन। अब ये आयोडीन कहां से आएगा, तो आप बेटा एक नमक खाते हो जिसका नाम है टाटा नमक, टाटा सॉल्ट, देश का नमक। उसमें बड़े ही गर्व से नीचे एक लाइन लिखी जाती है आयोनाइज्ड सॉल्ट, यानी कि ये एक ऐसा सॉल्ट है जिसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट है। तो ये जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, जो नमक आप डालते हो बेटा, इसी के अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है। क्या आपको समझ में आ गया, आयोडीन, अरे यार आयोडोन लिख दिया क्या मैंने, बेटा ये है आपका आयोडीन, आप लिखोगे यहां पर आयोडीन, आयोडीन, जिसको आप I2 कहते हो बच्चा, जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप कहते हो बच्चा I2। और ये I2 आपको कहां से मिल रहा है, आपको मिल रहा है फ्रॉम फूड। तो भैया ये जो हम फूड कंज्यूम करते हैं वहीं से हमको मिलता है आपका आयोडीन। और जब ये इस आयोडीन की कमी हो जाती है तो बेटा एक डिसीज भी हो जाती है जिसको गॉइटर कहते हैं। आपने बिल्कुल गॉइटर के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, हम भी डिस्कस करेंगे। आज शायद ही हम डिसऑर्डर्स डिस्कस कर पाएंगे, हम अगले लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। अब देखो जब टायरोसिन आपका आके जुड़ता है किससे बच्चा, जब आपका बच्चा टायरोसिन आके जुड़ता है किससे, आयोडीन से, तो किसका फॉर्मेशन होता है, आपका फॉर्मेशन होता है बेटा मोनो आयोडो टायरोसिन। क्या बनता है आपका, यानी कि टायरोसिन से आके एक आपका क्या जुड़ गया बच्चा, एक आपका जुड़ गया आयोडीन, तो आपका क्या बना, मोनो आयोडो टायरोसिन। क्या बना आपका बेटा, मोनो आयोडो टायरोसिन, यानी कि एक ऐसा टायरोसिन जिससे एक आयोडीन आपका क्या है, जुड़ा हुआ है, उसी को हम कहते हैं मोनो आयोडो टायरोसिन। और इसी मोनो आयोडो टायरोसिन को कहते हैं बेटा, मोनो का M ले लो, आयोडो का I और टी, टायरोसिन का T, इसको हम कहते हैं बेटा शॉर्ट में MIT। और इस MIT की हमें आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपका हमने बना लिया MIT, ठीक है। अब देख जरा ध्यान से, अब सेम वे में सपोज कर अगर मैं दो आयोडीन जोड़ दूं, तो अगर मैं टायरोसिन जो आपका अमाइनो एसिड है बच्चा, उसके साथ क्या करता हूं मैं, आपके जो है दो आयोडीन को जोड़ देता हूं, तो देख मैंने लिख दिया ना यहाँ 2I2, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि दो आयोडीन जुड़ जाएंगे, क्या मोनो की जगह डाई हो जाएगा, तो आप यहां पर लिखोगे डाई, फिर आपका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चा डाई आयोडो टायरोसिन का, यानी कि एक ऐसा अमाइनो एसिड टायरोसिन जिसके पास दो आयोडीन जुड़े हुए हैं, ठीक है। देख अब अगर मैं इसे शॉर्ट में लिखना चाहूं तो क्या बेटा मैं इसको DIT लिख सकता हूं, आप कहोगे बिल्कुल सर आप इसको क्या लिख सकते हो, DIT लिख सकते हो। तो देख ये सारी कहानी कहां चल रही है बेटा,
आपकी फॉलिकुलर सेल्स में चल रही है, याद रखना है आपको ये वाली कहानी, ठीक है। अब होता क्या है, अब आपके मन में आ रहा होगा सर T3 T4 कैसे बनेगा, आप तो ये टायरोसिन और इसको लेके कर रहे हो। तो बेटा मैंने कहा ना कि जो तेरे T3 और T4 हैं वो तेरे बेटा किसके डेरिवेटिव हैं, आपके किसके डेरिवेटिव हैं बेटा, टायरोसिन के। अब देख तुझे बनाना है बेटा T3, तो होगा क्या, एक MIT और दो DIT आएंगे, देख तो सॉरी एक DIT एक MIT, क्या बोल रहा हूं मैं। तो देख तेरे क्या होगा यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आएगा तेरा एक DIT। जब तेरा एक DIT और एक MIT जुड़ते हैं तो तेरा क्या बनता है, तब तेरा जो बनता है बेटा वो बनता है तेरा T3। तब तेरा प्रोडक्शन होता है बेटा किसका, T3 का। और जब तेरे बेटा, जब तेरे दो DIT जुड़ते हैं, जब तेरा बच्चा दो DIT जुड़ते हैं तो तेरा किसका फॉर्मेशन होता है, तब तेरा फॉर्मेशन होता है बेटा किसका, तब तेरा फॉर्मेशन होता है बेटा T4 का। तो अब तेरे को समझ में आ गया T3 T4 कैसे बना। वैसे तो आपसे ये भी कोई नहीं पूछने वाले T3 T4 कैसे बना। ये मैं जितनी भी आपको बातें बता रहा हूं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बेटा ये लाइन आपको समझना जरूरी है कि टायरोसिन का एक्चुअली में रोल क्या है। ये जो T3 T4 है इसको बनाने में टायरोसिन का रोल क्या है, क्यों हम कह रहे हैं T3 T4 का जो डेरिवेटिव होता है वो टायरोसिन होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो स्लाइड पर बेटा ये जो रामायण लिखी गई है ये क्लियरली ये दर्शा रही है कि भैया कि जो T4 होता है वो DIT, दो DIT जब जुड़ते हैं तब जाके T4 बनता है। और DIT को बनाने में हाथ है किसका बेटा, आपके टायरोसिन का। समझ रहे हो आप, जब टायरोसिन से आके दो आयोडीन जुड़ते हैं तब एक DIT बनता है और दो DIT के जुड़ने से एक क्या बनता है, T4 जुड़ बनता है। यानी कि क्या बनता है बेटा, तेरा एक T4 बनता है जिसको आप कहते हो थायरोक्सिन, ठीक है, जो कि जिसका प्रोडक्शन आपका 80% होता है, ठीक है। अब एक और कमाल की बात बताऊं मैं तुम्हें, पता है ये जो T4 होता है ना बच्चा, ये एक्चुअली में इनएक्टिवेट फॉर्म है और इसलिए हम इसको कहते हैं प्रो हार्मोन या फिर आप इसको कह सकते हो प्रीकर्सर, क्योंकि T4 ही आगे जाके बनाता है T3, यानी कि T4 कन्वर्ट होता है T3 में। और इस कन्वर्जन में, ये कन्वर्जन होता कहाँ है, ये कन्वर्जन या तो लिवर में होता है या फिर बेटा किडनी में होता है। तो एक्टिवेट फॉर्म क्या हुई बेटा, अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया एक्टिवेट फॉर्म क्या होती है थायराइड की, थायराइड हार्मोन की, तो बेटा वो होती है आपकी T3। T3 ही वो फॉर्म है जो मेनली फंक्शन आपका पूरा का पूरा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं, चाहे प्रोडक्शन T4 का ज्यादा हो रहा हो पर लेकिन इफेक्टिव जो होता है वो T3 ज्यादा होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं वो उसकी क्या है बच्चा, एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो अब एक बार बच्चा पॉज करोगे और आप जो है इसको नोट कर लोगे, ठीक है। मुझे हटने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है। पॉज करो और नोट कर लो। नोटेड, आगे ले लूं मैं, अभी भी पॉज कर लो, किसी को करना हो कर लिया। अब चलो आगे चलते हैं, अब मैं यहां से हट जाता हूं, यहां भी चलो हटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट मैं हट जाता हूं क्योंकि मुझे पानी पीना है। चलो तुम करो, नोट करो यहां से। अब जो है इसके बाद हम आगे की कहानी बेटा आपको बताएंगे, ठीक है। आओ चलो देखो, ये जो मैंने अभी बताया ना आपको, मैंने क्या बताया अभी बच्चा आपको, मैंने अभी आपको बताया ये कि जो है आपका T4 जो है बेटा वो आपका क्या है, एक प्रो हार्मोन है। प्रो का मतलब ही होता है बेटा इनएक्टिव, यानी कि एक ऐसा हार्मोन जो अभी अपनी इनएक्टिव स्टेज में है, ठीक है। इसलिए तो इसका बेटा 80% प्रोडक्शन हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो स्टोर होता है ना अपनी, मैंने लिखा था ना शुरुआती लाइन में बेटा, क्या लिखा था थायराइड ग्लैंड की, कि ये जो है अपने आप ही अपने हार्मोन को स्टोर करती है। तो बेटा ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म को स्टोर कर रही है, समझ में आ गया आपको, इसलिए 80% प्रोडक्शन है इसका। चलो आओ देखो, अब मैं आऊंगा आपके आगे, नोट कर लिया आपने। एक बार गला थक जाता है बोलते बोलते लगातार, मतलब लगभग आराम से जो है 2 लीटर की बोतल बेटा, एकदम पानी एकदम शानदार तरीके से 2 लीटर, एक लेक्चर लेने में लगभग 2 लीटर पानी चाहिए। पता नहीं मुझे तो ज्यादा प्यास लगती है लेक्चर लेते समय। अब देखो जरा ध्यान से, जो मैंने बात बताई वो मैं आपको यहाँ लिख भी देता हूँ। तो आप किस तरीके से लिखोगे, आप इसको इस तरीके से लिखोगे, जब हम बात करते हैं बेटा प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन जो है वो किसका ज्यादा होता है, आप यहाँ पे लिखोगे जो प्रोडक्शन होता है ना बच्चा वो T4 का ज्यादा हो रहा है। जो प्रोडक्शन है वो T4 का काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू T3। और मैं आप पे परसेंटेज भी लिख देता हूं, T4 का जो प्रोडक्शन है वो है लगभग आपका 80% और जो T3 का प्रोडक्शन है वो है लगभग बच्चा आपका 20%, वो है लगभग आपका बच्चा 20%, ठीक है। और आप यहां पर ये भी लिखोगे कि ये जो आपको T4 दिख रहा है ना बेटा, ये सर्व करता है एज अ प्रो हार्मोन। आप लिखोगे सर्व एज प्रो हार्मोन,
सर्व एज प्रो हार्मोन। भैया ये प्रो हार्मोन का मतलब ये होता है इनएक्टिवेट हार्मोन। प्रो हार्मोन का मतलब होता है इनएक्टिवेट हार्मोन। इनएक्टिव हार्मोन। क्या आपको समझ में आ गया? और आप यहां पे लिख दोगे और करके, ये सर्व करता है एज द इनएक्टिव प्रीकर्सर। इनएक्टिव प्रीकर्सर, और प्रीकर्सर का मतलब होता है बेटा जो जिससे बनता हो, तो ये प्रीकर्सर है, समझ रहे हो? क्योंकि ये प्रीकर्सर है किसका बेटा? T3 का। यानी कि T3 जो है इसी से बनेगा बेटा, T4 से, यानी कन्वर्जन होता है। ठीक है, अब आप यहां पर लिख भी दोगे जो T3 है ना बेटा, वो क्या है? एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म है, या फिर आप लिख दो यहां पर एक्टिव हार्मोन। मतलब वही है बेटा, वो इनएक्टिव फॉर्म है थायराइड हार्मोन की, ये एक्टिव फॉर्म है T3। और जो है बेटा T4 का कन्वर्जन होता है। T4 कन्वर्ट होता है किसके अंदर? T3 के। कन्वर्ट होता है बेटा, कन्वर्ट इन लिवर कॉमा किडनी। लिवर में होगा या फिर बेटा किडनी में होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कौन? T4 जो है T3 में। क्या ये कहानी आपको समझ में आ गई, हाँ या ना? बताओ मुझे। थोड़ी सी जो है, थोड़ी सी मैंने ज्यादा कहानी बता दी है, बट आपके लिए समझना जरूरी है बच्चा, समझ रहे हो? अब आपसे कोई भी थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कोई भी प्रश्न करेगा, आपके पास उसका आंसर पहले से ही मौजूद होगा, क्योंकि आपको मैंने इन डेप्थ पढ़ाया है। ऐसा नहीं है मैंने आपको अभी भी सारे कंसेप्ट दे दिए। मैंने आपको ये नहीं बताया कि बेटा जो स्टोर फॉर्म होती है उसका एक नाम होता है, समझ रहे हो? मैंने वो बताया नहीं आपको, और मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि ऐसे अगर हम पढ़ने लगे ना, तो बेटा पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं, समझ रहे हो? बट चलो इतना काफी है आपके लिए। और अब हम आ जाते हैं बेटा फंक्शंस पे, T3 और T4 के। आइए चलिए, तो अब आप डालोगे बेटा फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4। क्या डालोगे आप यहां पर? हेडिंग डालोगे बेटा फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4। फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4। तो बेटा थायराइड हार्मोन की बात चल रही है, तो इसलिए तो फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4 लिखा जाएगा। अब देखो, सबसे पहला ये जो फंक्शन करता है वो करता है बेटा, रेगुलेट करता है बीएमआर को, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब आप सबके मन में आएगा सर ये बीएमआर क्या होती है, तो बताऊंगा अभी, पर सबसे पहले लिख लो कि ये रेगुलेट करता है बेटा किसको? इट रेगुलेट्स, क्या करता है? रेगुलेट करता है बेटा किसको? आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को, जिसको कहा जाता है बच्चा आपका बीएमआर। इट रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसे बेटा कहा जाता है आपका क्या? बीएमआर। जिसे कहा जाता है बच्चों बीएमआर। क्या होती है सर ये बीएमआर? अब एक बात बताओ, क्या आपकी और मेरी बॉडी की एक रेगुलर फंक्शनिंग चल रही है? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल चल रही है, एक रेगुलर फंक्शनिंग चल रही है आपकी और मेरी बॉडी की। क्या इस रेगुलर फंक्शनिंग को कराने के लिए क्या मेरी बॉडी की एक एनर्जी डिमांड है? बिल्कुल एनर्जी डिमांड है। तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो बेटा मेरी बॉडी को चाहिए, जिससे कि वो सारे के सारे नॉर्मल फंक्शंस जितने भी हो रहे हैं उनको रेगुलेट कर सके। और अब इनको जो है बेटा किसकी फॉर्म में चाहिए होते हैं? उसको कैलोरीज की फॉर्म में चाहिए होते हैं। आपने कभी देखा, आप एक्सरसाइज करते हो तो आप देखते हो कितने कैलोरीज बर्न हो गई, तो बेटा इसी को हम कहते हैं बीएमआर। यानी कि बीएमआर क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमारी बॉडी को चाहिए, दैट आर बॉडी रिक्वायर्स फॉर टू कंप्लीट इट्स नॉर्मल फंक्शंस। जैसे कि बेटा रेस्पिरेशन, डाइजेशन कराना, उस फूड का एब्जॉर्प्शन कराना, ब्रीथिंग करना, समझ रहे हो? तो ये सारे जितने भी जो आपके नॉर्मल फंक्शंस हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए जितनी हमारी जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, जो कि हमें किसकी फॉर्म में चाहिए? कैलोरीज की फॉर्म में चाहिए हमारी बॉडी को, इसी को हम कहते हैं बच्चा तेरा क्या? बीएमआर। और इसको रेगुलेट करता है आपका कौन? थायराइड हार्मोन। क्या आपको बीएमआर समझ में आ गया? बेसल मेटाबॉलिक रेट। किसी का बीएमआर ज्यादा होता है, किसी का बीएमआर कम होता है, आप समझ रहे हो? जिसका बीएमआर ज्यादा होता है उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, और उसका जो है बेटा क्या कहते हैं, उसमें जो है आपके क्या कहते हैं, आपका जो है बेटा वेट लॉस ज्यादा होता है। जिसका बीएमआर स्लो होता है उसका वेट लॉस बहुत कम होता है, धीमे तरीके से होता है। ठीक है, आओ देखो, बीएमआर बढ़ने का मतलब क्या बेटा? एनर्जी की डिमांड बढ़ चुकी है, आप समझ रहे हो? यानी बॉडी में प्रोसेसेस जो है तेजी तेजी से हो रही है, टूट फूट जल्दी जल्दी हो रही है, एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, बॉडी जो है लगातार काम कर रही है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, आओ देखो, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे बेटा? बीएमआर की आप जो है डेफिनेशन लिख लो यहाँ पर।
क्या होता है बीएमआर। देखो आप बीएमआर में क्या लिखोगे, आप लिखोगे मिनिमम अमाउंट ऑफ बॉडी, ओ सॉरी माफ करना, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। आप लिखोगे बच्चा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट आर बॉडी रिक्वायर्स, दैट, ये क्या लिख रहा हूं मैं यार। आप लिखो बच्चों मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, आप यहीं पर लिखो इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। ये किसकी फॉर्म में चाहिए हमें, कैलोरीज की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज, इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज दैट आर बॉडी, दैट आर बॉडी रिक्वायर्स, जो कि हमारी बॉडी को बेटा क्या है, रिक्वायर है, दैट आर बॉडी रिक्वायर्स टू कंप्लीट, दैट आर बॉडी रिक्वायर्स टू कंप्लीट इट्स नॉर्मल फंक्शन, जिससे कि बच्चा वो अपने नॉर्मल फंक्शंस को कंप्लीट कर सके, टू कंप्लीट इट्स नॉर्मल फंक्शंस। इसी को आप कहते हो क्या बच्चा, आपका बीएमआर। ठीक है, दूसरा काम ये क्या करता है देख, क्या बेटा तेरे अंदर जो है आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल होता है। क्या आर्मी, जो आरबीसी रेड ब्लड सेल होती है उसके फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन में बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया था। तो बेटा उसको जो सपोर्ट करता है ना, वो करता है आपका थायराइड हार्मोन, यानी कि T3 एंड T4। ठीक है, तो आप यहां पर लिखोगे सपोर्ट, ये क्या सपोर्ट करता है, ये आपका सपोर्ट करता है बच्चा इरिथ्रोपोइसिस को, ये आपका सपोर्ट करता है बच्चा किसको, इरिथ्रोपोइसिस को, सपोर्ट इरिथ्रोपोइसिस। और इरिथ्रोपोइसिस का मतलब है बेटा फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि इरिथ्रोसाइट्स, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो आपको क्या दोनों फंक्शंस क्लियर हो गए, बिल्कुल। अब आ जाओ थर्ड फंक्शन पे। थर्ड फंक्शन होता है बच्चा, ये भी करता है आपका क्या, मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म करता है किस किस का, आपका बेटा कार्बोहाइड्रेट का, आपका प्रोटीन का, आपका बच्चा फैट का। ठीक है, अब ये करता क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स का तो ब्रेक डाउन करता है, और कार्बोहाइड्रेट्स कहलाती है शुगर, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाता है, जैसे कि ग्लूकोज, यानी कि बेसिकली ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है और तोड़ रहा है, तो दैट मीन्स ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ रहा है, दैट मीन्स ये भी डायबिटोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्या आपको समझ में आ गया। तो ये बेटा मेटाबॉलिज्म करता है कार्बोहाइड्रेट का। और मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट का करता क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है, उसका कैटाबॉलिज्म करता है, जिससे कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, और ये जो है प्रोड्यूस करता है डायबेटोजेनिक इफेक्ट। ठीक है, अब प्रोटीन्स के साथ क्या करता है बेटा, प्रोटीन्स के साथ दोनों तरह का व्यवहार करता है। आपका एनाबॉलिज्म भी करता है, यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन भी करता है और प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी करता है। बट अगर आप पूछोगे ज्यादा तौर पर क्या करता है, अगर आपका जो एक सही अमाउंट निकल रहा है थायरोक्सिन का, तो आपका जो है बेटा होगा, आपका पता क्या होगा, ऑप्टिमम थायरोक्सिन निकल रहा है, तो आपका जो है उस समय प्रोटीन का होगा एनाबॉलिज्म, यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन ज्यादा करेगा, ब्रेकडाउन जो है कम करेगा। तो आप लिख सकते हो कि जो है आपका क्या कहते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन करता है ये। ठीक है, अब फैट के साथ क्या करता है बेटा, फैट का करता है आपका ब्रेकडाउन और फैट को तोड़ देता है। ठीक है, और फैट को तोड़ के क्या बनाएगा बेटा, आपको पता है आपका जो फैट होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट रहा है। ठीक है, तो फैटी एसिड्स बना रहा है। ठीक है, अब होता क्या है बच्चा, आपने देखा ग्लूकोज भी आया, फैटी एसिड भी आया। अब इसका करता क्या है, ये बेटा इससे इसका एटीपी प्रोड्यूस कराता है, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन में भी इसका रोल है। क्या आपको समझ में आ गया मेटाबॉलिज्म किस किस तरीके से हो रहा है। मैं इतना लिखूंगा नहीं, मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में भी इसका रोल होता है। रोल किस तरीके से होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन का जो है क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, और फैट्स का भी क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। और फैट और कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करके ये क्या फॉर्म करवाता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, एनसीईआरटी सिर्फ सिंपल एक लाइन में लिख देती है, मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स। हम भी इसी तरीके से लिख देंगे, बस नीचे लिख देंगे कि भैया इसका ब्रेक डाउन कर रहा है, इसका फॉर्मेशन कर रहा है, इसका ब्रेक डाउन कर रहा है। बाकी कहानी आपको याद है, आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं तो, अदरवाइज नोट्स ज्यादा बढ़ाने का बच्चों कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, आओ चलो देखो, आप क्या लिखोगे यहां पर, आप लिखोगे बच्चा ये करता है आपका क्या, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ
कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा बच्चा आ जाएगा आपका प्रोटीन्स, और आपका आ जाएगा फैट्स एंड फैट, और इसके अलावा फैट्स का। अब देख, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का करता है बच्चा तेरा ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन करके क्या बनेगा, ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज से क्या होगा, डायबिटोजेनिक इफेक्ट बढ़ेगा, और इसके अलावा उस ग्लूकोज को आगे जाके किस में यूज करता है, एनर्जी के प्रोडक्शन में यूज करता है। प्रोटीन का दोनों करता है, तोड़ता भी है बनाता भी है, पर लेकिन ज्यादातर ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, यानी कि एनाबॉलिज्म करता है। तो मैं लिख दूं यहाँ पर फॉर्मेशन, प्रोटीन का करता है बच्चा फॉर्मेशन, और फैट्स का करता है ब्रेक डाउन, फैटी एसिड बनाता है और उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस ये करवाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं बच्चा, ये इसका करेगा ब्रेक डाउन। अब आप आ जाइए अगले पर, और ये क्या फंक्शन कराता है। तो बच्चा ये जो आपके थायराइड हार्मोन है, ये आपके वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होता है हमारी बॉडी में, उसको भी ये मेंटेन करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे मेंटेन करते हैं, ये क्या, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेन करते हैं बच्चा ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये मेंटेन करते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। और इसके अलावा बेटा फीमेल्स के अंदर ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो मैं क्या यहाँ पर लिख दूं, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फीमेल्स के पीरियड्स आते हैं ना बेटा, उनको भी ये रेगुलेट करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बेटा यहाँ आगे फीमेल लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, कोई ऐसा गधा तो नहीं बैठा हमारी क्लास में जो ये कहे कि सर यहाँ बताओ ये मेल के अंदर फीमेल के अंदर। अबे गधे, पीरियड सिर्फ फीमेल को आते हैं, मेल को थोड़ी आते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में देखने को मिलती है, सिर्फ फीमेल्स में देखने को मिलती है। तो ये रेगुलेट करते हैं किसको, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को। अरे एक बार पूछ लिया है एक बच्चे ने, सर बताओ तो सही, मेल लिखोगे फीमेल लिखोगे। अरे यार कमाल है यार, मतलब कभी कभी तो ऐसी बातें कर देते हैं बच्चे क्लास में, हद की बात है। चलो देखो, तो आपको सारे के सारे फंक्शन समझ में आ गए बच्चों, ठीक। अब जिसको भी नोट करना है वो क्या करेगा बच्चों, नोट कर लेगा। तो तब तक थोड़ा सा पानी पिया जाए आपका, थोड़ा सा जो है आपका पानी पिया जाए, इंडिपेंडेंस वाटर, वाओ। अच्छा आपको लास्ट स्लाइड पहले नोट करनी होगी ना, अरे हाँ। चलो देखो, सबसे पहले इसको नोट करो बच्चों। आप जो इसको क्या करोगे बच्चा, आप इसको जो है नोट कर लोगे, और ये नोट हो जाएगा ना फंक्शंस के बाद, फिर मैं बताऊंगा बेटा। आपको याद है मैंने पैरा फॉलिकुलर सेल्स बताई थी, तो इसका फंक्शन भी तो जानो भैया, पैरा फॉलिकुलर सेल्स करती क्या है। तो पॉज करो और नोट करो उसे। कर लिया पॉज, नोट कर लिया, चलो आओ देखो। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाता हूं। अब जो है आप इसको भी बच्चा पॉज करोगे और नोट कर लोगे, और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, पैरा फॉलिकुलर सेल्स के बारे में। क्या करती है ये पैरा फॉलिकुलर सेल्स, जो कि आपको बेटा कहां पर प्रेजेंट है, स्ट्रोमल टिश्यू में प्रेजेंट है, राइट। देखो अब मैं आता हूं, और अब जो है हम कंटिन्यू करते हैं, आइए देखिए। जरा देखो, अब आप यहां पर क्या हेडिंग डालोगे, आप हेडिंग डालोगे बेटा पैरा फॉलिकुलर सेल्स, पैरा फॉलिकुलर सेल्स, पैरा फॉलिकुलर सेल्स। अब ये जो आपको पैरा फॉलिकुलर सेल्स दिख रही है ना बेटा, इनका बड़ा ही एक महत्वपूर्ण रोल होता है। ये रिलीज करते हैं एक प्रोटीनिशियस हार्मोन को, ये रिलीज करते हैं बच्चा किसको, ये रिलीज करते हैं बेटा प्रोटीनेशियस हार्मोन को, रिलीज प्रोटीनेशियस हार्मोन, यानी कि एक ऐसा हार्मोन जो कि आपका प्रोटीन है नेचर से, ठीक है, प्रोटीनेशियस हार्मोन। और पता है इस हार्मोन को क्या कहते हैं, कॉल्ड, क्या कहते हैं इस हार्मोन को, कॉल्ड थायरो। आप लिखोगे बच्चा क्या कहते हैं इसको, कहते हैं हम आपके थायरो कैल्सिटोनिन, थायरो कैल्सिटोनिन, जिसको हम प्यार से कहते हैं बेटा टीसीटी, टीसीटी। और इसको बेटा कैल्सिटोनिन भी कहते हैं, ठीक है।
दोनों एक ही हैं, कैल्सीटोनिन। अब देखो जरा ध्यान से, क्या आपको समझ में आया पैरा फॉलिकुलर सेल्स क्या कर रही हैं? पैरा फॉलिकुलर सेल्स बेटा रिलीज करती हैं एक प्रोटीनेशियस हार्मोन को जिसका नाम है थायरोकैल्सीटोनिन, जिसे कैल्सीटोनिन भी कहते हैं, और थायरोकैल्सीटोनिन के लिए हम लिख देते हैं टीसीटी। अब सवाल आता है ये टीसीटी क्या करता है? तो बच्चों ये जो टीसीटी होता है ना, ये जो है बेटा रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। और टीसीटी नहीं, इसके अलावा एक और हार्मोन होता है जो बेटा ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को जो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। आप अगली क्लास में पढ़ोगे, मैं पैराथायरॉयड ग्लैंड जब पढ़ाऊंगा वहां पर आएगा बेटा पैराथ हार्मोन, ठीक है? तब आप उसके बारे में जानोगे कि भैया वो भी जो है आपका क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। अब सवाल आता है, देखो रेगुलेट करने का मतलब होता है या तो बढ़ाना या कम करना, ठीक है? अब ये जो अपना कैल्सीटोनिन है ये क्या करता है? तो बच्चा इसका फंक्शन होता है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को घटाता है। जब ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है तो ब्लड कैल्शियम लेवल को वापस रेगुलर करने में कौन मदद करता है? आपका कैल्सीटोनिन करता है। यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा बढ़ चुका है, अब कैल्शियम कम करना है। कम करने के लिए एक शब्द यूज होता है हाइपो, तो इसको हम कहते हैं हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। तो बेटा कैल्सीटोनिन को क्या कहते हैं? हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। अब ये करता कैसे है कैल्शियम को कम? देखो ब्लड के अंदर कैल्शियम पड़ा है, अब ये क्या करेगा? क्या हमारी हड्डियों को कैल्शियम की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। तो ये क्या करता है, जो कैल्शियम होता है एक्स्ट्रा, उसका क्या कर देता है, ये डिपोजिशन करा देता है किसके ऊपर? आपकी बोन्स के ऊपर, जिससे कि आपकी बोन्स सॉलिड हो जाती है और आपकी स्ट्रांग हो जाती है। अब ऐसा तो है नहीं सारे के सारे कैल्शियम को उस पर ठिकाने लगा देगा, नहीं, कुछ कैल्शियम फिर भी बच जाएगा। तो ये क्या करता है, जो बचा कुचा एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है उसका क्या करा देता है, उसका यूरिन के थ्रू करा देता है एक्सक्रीशन। तो इससे क्या होगा, तो जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो आपका बेटा कैल्शियम प्रेजेंट है उसको ये रिड्यूस कर देगा। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से जो है आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है। ये दो तरीके से ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है। ये क्या करता है, एक तो भैया बोन के ऊपर डिपोजिशन करा देता है कैल्शियम का, और दूसरा जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है उसको जो है यूरिन के थ्रू क्या करवा देता है, उसका एक्सक्रीशन करवा देता है। क्या आपके दिमाग में दोनों की दोनों बातें क्लियर हो गई? किस तरीके से ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करने का काम कर रहा है, किस तरीके से ये हाइपोकैल्सिमिक एक्टिविटी जो है बेटा दिखा रहा है, ठीक है? आओ देखो, बाकी जब मैं आपको पैराथ हार्मोन के बारे में बताऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैं बता दूं बेटा, ये जो है पैराथ हार्मोन के अगेंस्ट में काम करता है। यानी कि कैल्सीटोनिन क्या कर रहा है, कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है। तो जो पैराथ हार्मोन होता है ना बेटा, वो उस कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, बढ़ाने का काम करता है, जो कि हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो अभी आप क्या लिखोगे यहाँ पे? तो यहाँ पर तो आप मत लिखो, आप लिखो यहाँ पर, आप यहाँ पर लिख लो। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे ये जो बच्चा आपको टीसीटी दिख रहा है ना, ये क्या करता है, ये करता है रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल को। ये करता है रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल को। अब रेगुलेशन में क्या करता है ब्लड कैल्शियम लेवल के साथ, वो हम अगली लाइन में लिखेंगे। ये रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। देखो अब आप यहाँ पर लिखोगे नेक्स्ट लाइन में, तो भैया कैल्सीटोनिन क्या कर रहा है, जो कैल्सीटोनिन है वो क्या कर रहा है? देखो ये जो कैल्सीटोनिन है बच्चा, ये क्या करता है, देखें जरा ध्यान से, आइए देखो। तो ये जो कैल्सीटोनिन दिख रहा है आपको बच्चा, ये क्या करता है, ये करता है आपका, आप यहां पर लिखोगे ये डिक्रीज कर देता है, क्या डिक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल, डिक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल। यानी कि कैसी एक्टिविटी दिखा रहा है, हाइपो, हाइपो का मतलब होता है बेटा बिलो, कम, कम कर देता है, जो कैल्शियम का लेवल होना चाहिए उसको कम, ठीक है? हाइपो कैल्सिमिक हार्मोन, इसलिए हम इसको कहते हैं हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। और जो बढ़ाएगा उसके लिए हम शब्द यूज करेंगे क्या बच्चा, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। अब ये एक्टिविटी को किस तरीके से दिखाता है ये आपको अब जानना है, ठीक है? ये जो है कैल्सीटोनिन किस तरीके से अपनी इस वाली एक्टिविटी को दिखाएगा, ये आपको यहाँ पर जानना है। दो तरीके से दिखाता है बच्चा ये, एक तो ये क्या करेगा, ये जितनी भी चर्चा चल रही है बेटा कैल्सीटोनिन की चल रही है, ठीक है, ये क्या करेगा,
ये जो है 2 काम करेगा। एक तो भैया ये इंक्रीज करा देगा, क्या ये इंक्रीज करा देगा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, इंक्रीज करा देगा बच्चा क्या, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, ये इंक्रीज करा देगा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स, इन बोन्स। और इससे क्या होगा बोन्स का, दस मेकिंग बोन्स सॉलिड, दस मेकिंग बोन्स सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग, जिससे कि आपकी बोन्स बेटा सॉलिड हो जाएंगी एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। यानी कि एक तीर से 2 निशाने कर दिए इसने, ब्लड कैल्शियम लेवल भी कम कर दिया और आपकी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। उसके बाद भी अगर बच जाएगा तो पता है क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा बेटा क्या, रेट ऑफ एक्सक्रीशन, रेट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम बाया यूरिन, रेट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम बाया यूरिन। तो यूरिन के थ्रू जो आपका बेटा रेट ऑफ एक्सक्रीशन है उसको क्या कर देगा, आपका इंक्रीज कर देगा, ठीक है, जिससे कि आपका क्या हो जाएगा बेटा, जो है ये कैल्शियम कम होने लग जाएगा। इस तरीके से जो है रेगुलेट करेगा, ठीक है। अब आप जो है बच्चों क्या करोगे, यहाँ पर एक नोट डालोगे, आप डालोगे यहाँ पर एक नोट, और इस नोट का मतलब आपको शायद कल अच्छे से समझ में और आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर डालोगे ये जो आपका टीसीटी है, ये जो आपका टीसीटी है इज एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है बेटा अगेंस्ट में काम करना, इज एंटागोनिस्टिक। शायद मैंने आपको एंटागोनिस्टिक पहले भी शब्द बता रखा है, इज एंटागोनिस्टिक टू पैराथॉर्मोन, टू पैराथॉर्मोन। भैया पैराथॉर्मोन के क्या होता है, ये एंटागोनिस्ट होता है, यानी कि उसके अगेंस्ट में काम करता है। ये जो है बेटा ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है, पैराथॉर्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। इस तरीके से दोनों मिलके क्या करते हैं, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं। इसकी बेहतरीन साइकिल बेटा मैं आपको अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर दिखाऊंगा। तो चलो आज के लेक्चर में मुझे इतना ही आपको जो है बच्चों पढ़ाना था, तो मैं आपको लास्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ। तो आप बच्चा इसको पॉज करोगे और आप क्या कर लोगे, इसको बेटा नोट कर लोगे। तो आप क्या करोगे बच्चों, आप इसको क्या कर लोगे, नोट कर लोगे, ठीक है। कर लिया पॉज, नोटेड। चलो आओ, अब आप बच्चों इसको पॉज करोगे और इसको नोट कर लोगे। करो पॉज, हो गया नोटेड। तो चलो आओ देखो, अब इस लेक्चर को बच्चों यहीं तक रखते हैं, डिसऑर्डर्स हम कल करा देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी भी हम इसकी कल ही पढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलो आओ बच्चों, अब आपका जो है सबसे फेवरेट काम हम करते हैं। वैसे तो तुम्हारा गधों फेवरेट काम होना नहीं चाहिए ये, समझ रहे हो इंतजार करते हो कब क्लास खत्म होगी। तो चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक एंजॉय करा, आपने एक एक कंसेप्ट को सीखा होगा, आपके भेजा खुला होगा कि किस तरीके से जो है वर्किंग हो रही है, हार्मोन किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर जब मैं आपको ब्लड कैल्शियम लेवल और पढ़ाऊंगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और आपको जो है बच्चों सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। आपको एंजॉय भी बहुत आया होगा इस लेक्चर में। तो बच्चों थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक अटेंड करा। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता हूँ अगले लेक्चर में। जितना आगे पढ़ना जरूरी है उतना ही बेटा पीछे का रिवीजन करना जरूरी है। अगर पीछे की फसल साफ हो गई ना बेटा, कोई फायदा नहीं है आगे बढ़ने का, कोई फायदा नहीं है भैया। अगर पीछे का समेट के नहीं चल रहे हो तो समस्या हो जाएगी। अंत में ये रायता ऐसा फैलता है बेटा, अच्छे अच्छों से समेटता नहीं जाता, और जो अगर आप इसे समेट नहीं पाए, एक जगह पर नहीं ला पाए, कंसाइज नहीं कर पाए, पेपर अच्छा नहीं जाएगा। और अभी भी समय है, सुधर जाओ, टाइम है। तो मिलते हैं, चलो बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना।